तो हाय गाइस, वेलकम टू अनअकैडमी नीट। आज के क्लास के साथ पी ब्लॉक, ये जो बड़ा इंपॉर्टेंट और बड़ा सा यूनिट हमने स्टार्ट किया था, ये आपका पूरा फिनिश होने जा रहा है, क्योंकि हम ग्रुप 17 और ग्रुप 18 पूरा एक ही सेशन में कवर करने जा रहे हैं। तो देखिए, अभी तक आपने सब बड़े बड़े ग्रुप्स पढ़े, जैसे नाइट्रोजन फैमिली, ऑक्सीजन फैमिली, जिसमें बहुत कुछ है। पर यहाँ पर आज के क्लास में हम ग्रुप 17 कवर करेंगे, फिर ग्रुप 18। ग्रुप 18 तो यार बहुत आसान है, क्योंकि ग्रुप 18 में हम डील करते हैं नोबल गैसेस के साथ, है ना। तो बहुत जल्दी आपका फिनिश हो जाएगा। आपके पास कुछ रिएक्शंस हैं, बहुत लिमिटेड नंबर ऑफ रिएक्शंस क्लास में ही आपको ध्यान हो जाएंगी, और बहुत लिमिटेड कंटेंट है ग्रुप 18 में। मतलब विद इन लाइक 20-25 मैक्सिमम 30 मिनट्स आपका पूरा ग्रुप 18 फिनिश हो जाएगा, और बाकी के लेट्स से मैक्सिमम 1 आवर में आपका ग्रुप 17 फिनिश हो जाएगा, क्योंकि ये भी रिलेटिवली इजियर है और कंपैरेटिवली छोटा ग्रुप है। तो हम एक एक पॉइंट, सब कुछ इंपॉर्टेंट डिस्कस करने वाले हैं आज के क्लास में। मेक श्योर कि आप सेशन को एकदम एंड तक फॉलो करें, और इसी के साथ, क्योंकि पी ब्लॉक आपका फिनिश होने जा रहा है यार आज, तो मेक श्योर कि आपने अभी सेशन को एकदम पूरा प्यार दिया है, और यू हैव हिट द लाइक बटन, क्योंकि टाटा बाय बाय करना है कि नहीं पी ब्लॉक को। सो ऑन अ गुड नोट, अभी हम कल से एक नया यूनिट क्योंकि स्टार्ट करने वाले, तो ये जो अपना पी ब्लॉक है आज फिनिश हो रहा है। मेक श्योर कि आप पूरा डेडिकेशन के साथ पूरे सेशन में पार्टिसिपेट कर रहे हैं। इसी के साथ, अगर आप मुझे नहीं जानते हैं, आज हम मैम आपकी क्लास में यूट्यूब पर पहली बार आए हैं, तो देखिए आई एम आकांक्षा। बाकी भी वीडियो पॉज कर आप मेरे बारे में सब कुछ पढ़ सकते हैं, पर ये जरूरी है कि आप समझे कि मैं और आप एग्जैक्टली सेम ही गोल के लिए काम कर रहे हैं, एंड दैट इज आपका सिलेक्शन इंश्योर करना, आपका एक अच्छा AIR गारंटी करना, सच दैट आप एक अपने फेवरेट मेडिकल कॉलेज में अपनी सीट ग्रैब कर पाए, है ना। इसी के साथ आगे बढ़ते हुए, मैं आपको, आई होप आप ये बात जानते हैं कि अभी आपके पास इतना मैसिव डिस्काउंट आपको मिल रहा है अनअकैडमी पर, जहां पर अगर आप एक 23 एस्पिरेंट है, तो यार देखो 6 मंथ का सब्सक्रिप्शन आप ग्रैब कर सकते हो जस्ट फॉर ₹13499। इतना सारा अमाउंट आप सेव कर रहे हो, इतना अच्छा डिस्काउंट आपको मिल रहा है। और ऐसे अगर यू आर 24 एस्पिरेंट, तो आप 18 मंथ सब्सक्रिप्शन के साथ जा सकते हैं जस्ट फॉर दिस मच, राइट। तो यहां पर भी आप देखिए, आप ऑलमोस्ट 52% तक सेव कर पा रहे हैं। और इसी के साथ, अगर आप एक 23 एस्पिरेंट हैं, आपके लिए यार ये ऑल स्टार बैच ऑलरेडी लाइव है, ऑलरेडी बैच स्टार्ट हो चुका है, जहां पर आप बेस्ट सेट ऑफ एजुकेटर्स के साथ पढ़ सकते हो फॉर फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी। तो आपको लगता है कि अगर एक अच्छी टीम आपके साथ होगी, जहां एक डिफाइंड टाइम में आपका पूरा का पूरा सिलेबस फिनिश हो जाएगा, एंड देयर विल बी समबडी टू गाइड यू टू द राइट पाथ, टू द एंड समबडी टू कीप यू ऑन द राइट ट्रैक। जहां पर आपके पास डाउट के लिए, अगर आपको कभी भी आ रहा है, यू हैव योर डाउट फैकल्टीज, टीचर से आप 1-on-1 इंटरैक्ट कर सकते हैं। सिर्फ सिलेबस कंप्लीट नहीं हो रहा है, टेस्ट सीरीज भी आपको मिल रहा है, उसका सोल्यूशन आपको मिल रहा है, उसका एनालिसिस आपको मिल रहा है। देन आई एम श्योर कि अगर आप ऐसा सोचते हैं कि यार मैं अपनी तरफ से पूरा 100% देने वाला हूं, तो जरूर आप बहुत बेहतर कर पाएंगे, और इस पॉइंट ऑफ टाइम पर एक अलग बूस्ट आपके प्रिपरेशन को मिल जाएगा। बस आपने क्या करना है, कोड यूज करना है AKA लाइफ, और ये डिस्काउंट ग्रैब कर लेना है। मेक श्योर यू आर यूजिंग द कोड सच दैट यू ग्रैब द डिस्काउंट। और अभी यार ये लिमिटेड टाइम ऑफर है, किसी को नहीं पता है कि आपका ये ऑफर कब तक रहने वाला है ना। तो व्हेन यू हैव इट, ग्रैब इट, डिस्कस इट विद योर पेरेंट्स, और एक सही डिसीजन लीजिए सही टाइम में, एंड आई विल सी यू ऑल इन द क्लासेस। इसी के साथ अभी शुरू करते हैं हेलोजन फैमिली एंड योर ग्रुप 18, और फिनिश करते हैं अपना पी ब्लॉक। इसके बाद इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की हमने बात की थी, तो यार सुनो मेरी बात, ये तो बड़ा ही आसान है। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन यहां पर कैसा आएगा, NH2NP5 टाइप कॉन्फ़िगरेशन आता है। तो मैंने आपको पढ़ा दिया था, तो मैंने यहां पर लिखा कि यार आपके पास जो है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसा होता है। यहां पर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की बात करें, तो पहले तो हमने अपना नोबल गैस तो लिख ही लेना है ना। नोबल गैस लिख लिया पहले आपने, फिर नोबल गैस लिखने के बाद यहां पर आपने जो है शेल्स में फिलिंग करनी है, 2s2 2p5 3s2 3p5। फिर इस तरीके से आप प्रिंसिपल क्वांटम नंबर की वैल्यू बढ़ाते जाइए, बिल्कुल जैसा यार अब तक करते आ रहे हो, सेम टू सेम इधर करना है, कोई इतना कुछ मुश्किल नहीं है, ठीक है। तो सेम चीज आपने करनी है। तो यहां पर आपके पास जो जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आता है, वो NH2NP5 टाइप का आता है। कूल। अभी यहां पर देखिए कैसा कॉन्फ़िगरेशन आया है, नोबल गैस जैसा कॉन्फ़िगरेशन नहीं लग रहा तुम लोग को? नोबल गैस से बस एक इलेक्ट्रॉन कम
है ना। जो फुल्ली फिल्ड ऑर्बिटल कॉन्फ़िगरेशन हमारे पास होती है उससे जस्ट एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पर कम आया है। सो इसीलिए इसको हम क्या बोल रहे हैं कि द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इज जस्ट शॉर्ट ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन, राइट। फिर इसके बाद यहां पर नेक्स्ट बात क्या आती है, एटॉमिक साइज। देखो यार, एटॉमिक साइज की बात करते हैं तो यहां कोई एक्सेप्शनल बिहेवियर नहीं है। एटॉमिक साइज को डाउन द ग्रुप बढ़ना चाहिए, इंक्रीज होना चाहिए, क्योंकि नई शेल्स ऐड हो रही हैं। वैसा ही होता है, एटॉमिक साइज डाउन द ग्रुप बढ़ता है क्योंकि न्यू शेल्स आपकी ऐड होती हैं। सेम गोज विद आयनाइजेशन एंथैल्पी। आयनाइजेशन एंथैल्पी को डाउन द ग्रुप डिक्रीज होना चाहिए। क्यों डिक्रीज होना चाहिए? क्योंकि डाउन द ग्रुप आपका साइज बढ़ रहा है और साइज बढ़ने के साथ साथ इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज भी क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। तो आयनाइजेशन एंथैल्पी यही दो फैक्टर्स पर डिपेंड करता है, एक तो आपका इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज और दूसरा आपका साइज। तो कंसीडरिंग बोथ ऑफ दीज, जो नॉर्मल ट्रेंड आप एक्सपेक्ट करते हो आयनाइजेशन एंथैल्पी का, एग्जैक्टली वही ट्रेंड हम लोग ऑब्जर्व करते हैं कि डाउन द ग्रुप आपकी आयनाइजेशन एंथैल्पी डिक्रीज होती है। फिर बात आती है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की। तो यार पी ब्लॉक एलिमेंट्स जो होते हैं उनमें हेलोजेंस आपके मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव है, इनफैक्ट पूरे पीरियोडिक टेबल में। तो हेलोजेंस की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती ही है ज्यादा। आप पढ़ते हो ना कि यार फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन बहुत इलेक्ट्रोनेगेटिव हैं, इंडक्टिव इफेक्ट भी दिखाते हैं, जीओसी में भी हम इनको पढ़ते हैं। तो उसका रीजन क्या है? क्योंकि ये अपने पीरियड में लास्ट है ना। फ्लोरीन सेकंड पीरियड में लास्ट में आ रहा है और क्लोरीन थर्ड पीरियड में लास्ट में। लास्ट मतलब आपका नोबल गैस से जस्ट पहले है। तो क्योंकि आपका ये पीरियोडिक टेबल में एकदम लास्ट में आता है नोबल गैस से जस्ट पहले, तो यार, और वैसे भी आप लेफ्ट टू राइट जाते हो तो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ता है, तो इनका इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज मैक्सिमम होता है। और इनफैक्ट आप जानते हैं, आप बोलते हैं कि फ्लोरीन जो है आपका मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है पूरे पीरियोडिक टेबल में, ठीक है। तो यहां पर इनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का रीजन आप दे सकते हो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, एंड ऑब्वियसली क्योंकि जैसे हम डाउन द ग्रुप जाएंगे तो आपका इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज कम होगा, और इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज कम होगा, साइज आपका बढ़ेगा, तो डेफिनेटली इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी आपका डिक्रीज ही होगा डाउन द ग्रुप। फिर इसके बाद नेक्स्ट हमारे पास आता है इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, ठीक है। इसकी बात हम कर रहे थे जब मुझे रियलाइज हुआ कि आपको मेरी आवाज नहीं आई। एनीवेज, अब तो सब सही है यार। देखो, मैं आपसे ना ये पूछ रही थी क्वेश्चन कि इनकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऐसी है, NH2NP5 टाइप का कॉन्फ़िगरेशन है, तो क्या आपको लगता है कि ये इलेक्ट्रॉन लेना चाहेंगे? वुड दे वांट टू गेन वन इलेक्ट्रॉन? डेफिनेटली। क्यों? क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन गेन करते ही उनका नोबल गैस लाइक कॉन्फ़िगरेशन आ जाएगा, NH2NP6 टाइप का कॉन्फ़िगरेशन आ जाने वाला है। तो यार उनके तो मजे ही है, मतलब स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन, तो क्यों नहीं चाहेंगे कि उनका एक स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन आ जाए, है ना। तो यहां पर NH2NP6 टाइप का कॉन्फ़िगरेशन आ जाता है, तो मजे में एकदम ये इलेक्ट्रॉन गेन करते हैं, तो इनकी इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी काफी ज्यादा रहती है, मतलब हाईली नेगेटिव होती है। नेगेटिव मतलब जब इलेक्ट्रॉन गेन होगा तो एनर्जी रिलीज हो जाएगी, तो मतलब ये एक स्पॉन्टेनियस प्रोसेस है, खुद ब खुद होगा, क्योंकि सिस्टम को स्टेबिलिटी मिल रही है। अब यहां पर अगर आप ट्रेंड की बात करते हो, ट्रेंड मतलब फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन एंड आयोडीन में किसकी इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी आपको लगता है ज्यादा होगी? मतलब कि आप ग्रुप में आप क्या एक्सपेक्ट करते हो कि ट्रेंड क्या होगा? मुझे ऐसा लगता है कि आप सभी ये एक्सपेक्ट करेंगे कि यार यहाँ पर ना डाउन द ग्रुप आपकी इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी जो है कम होनी चाहिए, क्योंकि जैसे जैसे हम डाउन द ग्रुप जाएंगे तो आपका इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज डिक्रीज होगा। तो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज डिक्रीज होगा तो यार इनकमिंग इलेक्ट्रॉन थोड़ा सा कम अट्रैक्शन फील करेगा ना। मतलब ये न्यूक्लियस है, इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, अभी बाहर से इलेक्ट्रॉन आ रहा है, तो इलेक्ट्रॉन जितना ज्यादा अट्रैक्शन फील करेगा उतनी जल्दी आ जाएगा आपके उसमें एटम के अंदर, है ना। तो इधर क्या है कि फ्लोरीन में इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज मैक्सिमम है, न्यूक्लियस का चार्ज मैक्सिमम है, तो मैक्सिमम अट्रैक्शन है, एकदम से फटाक से आ जाएगा। लेकिन इन द रेस्ट ऑफ द केसेस क्योंकि आपका इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज कम होता जाएगा, तो आपकी जो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी है उसकी वैल्यू भी कम ही आने वाली है। लेकिन मतलब यहां पर आप एक्सपेक्ट करोगे कि यार ऐसा होना चाहिए, इसकी सबसे ज्यादा, फिर ऐसे ऐसे, बट आप देखेंगे कि यहां पर ऐसे नहीं होता है। रादर फ्लोरीन सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी हो जाती है क्लोरीन की, फॉलोड बाय फ्लोरीन, ठीक है। क्लोरीन सबसे ज्यादा होता है, फिर फ्लोरीन, फिर ब्रोमीन और फिर आयोडीन। तो ऐसा क्यों हो गया यार? फ्लोरीन तो मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव है, उसका इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज भी इतना ज्यादा है, फिर ऐसा क्या होगा यहाँ पर कि फ्लोरीन की इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी क्लोरीन से कम हो जाती है। यहाँ पर रीजन वही होगा जो कल हमने डिस्कस किया था, क्योंकि यार फ्लोरीन के ऊपर ऑलरेडी एक इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड बना हुआ है ना।
फ्लोरीन के वैलेंस शेल में 7 इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो फ्लोरीन ने अपने उसके अंदर वैलेंस शेल के अंदर ऐसा 7 इलेक्ट्रॉन्स को बिठाकर रखा है। तो यार वो 7 इलेक्ट्रॉन्स अभी क्या करेंगे, और सोचिए आप बाहर से एक और इलेक्ट्रॉन आ रहा है। फ्लोरीन कितना सा, एकदम छोटू सा है ना, वेरी स्मॉल साइज, बिकॉज इट इज द फर्स्ट एलिमेंट ऑफ योर ग्रुप। तो बहुत स्मॉल साइज की वजह से यहाँ पर क्या होगा कि इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ना ऐसा डिस्पर्स टाइप का नहीं है, लोकलाइज्ड है। तो बाहर से जैसे ही एक इलेक्ट्रॉन आएगा बहुत ज्यादा इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शंस होंगे, ठीक है। तो ठीक है कि उसका इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज ज्यादा है, बट यहाँ पर रिपल्शंस बहुत ज्यादा डोमिनेट कर जाएंगे, जो इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन है। तो आपका जो इनकमिंग इलेक्ट्रॉन है दैट विल फील अ लॉट ऑफ इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शंस, क्योंकि फ्लोरीन के ऊपर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बहुत ज्यादा है, और यार ये आने वाला इलेक्ट्रॉन भी ऑब्वियसली क्या करेगा, रिपल्शन ही लगाएगा। मतलब नेगेटिव नेगेटिव चार्ज तो एक दूसरे को रिपेल ही करते हैं कि नहीं करते। तो यार यहाँ पर आपके पास ये रीजन की वजह से दिस इज द ट्रेंड दैट वी ऑब्जर्व, ये आपका सही ट्रेंड है, क्लोरीन की ज्यादा हो जाती है एज कंपेयर टू फ्लोरीन। बोलो यार, इतनी बात हम लोग को समझ आती है। हैव यू ऑल अंडरस्टूड दिस? तो थोड़ा जोश दिखाइए, आई शुड सी सम एनर्जी हियर कि हाँ यार समझ आ रहा है। और आज पी ब्लॉक आपका फिनिश भी हो रहा है, देन वी विल स्टार्ट विद अ फ्रेश यूनिट। इसके बाद कलर देखो यार, ये सारे के सारे कलर्ड होते हैं। एक्चुअली क्या होता है कि इनके ऊपर जब रेडिएशंस पड़ते हैं तो यहाँ पर वो जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन है ना वो एक्साइट हो जाते हैं टू दी हायर स्टेट्स। तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन जब आपके एक्साइट हो जाएंगे हायर स्टेट में, तो जब वो वापस आते हैं, अब देखो क्या होता है ना, यहाँ पर आपका एलिमेंट है, उसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, उसके ऊपर ऐसा लाइट पड़ेगा तो यहां से पटाख से ऐसा आपका इलेक्ट्रॉन एक्साइट हो जाएगा। यहां पर आपका जो इलेक्ट्रॉन है वो एक लोअर स्टेट में बैठा हुआ था, एक्साइट होने के बाद वो एक हायर स्टेट में चला जाएगा, ठीक है। एक्साइट होने के बाद वो कहां गया है, हायर स्टेट में चला गया। अब यहाँ क्या होता है कि लोअर स्टेट जो आपकी होती है उनकी जो आपकी एनर्जी होती है वो कम होती है और हायर स्टेट की ज्यादा होती है। तो हाई एनर्जी के साथ तो दुनिया में कोई नहीं रहना चाहता है ना, आप भी नहीं। तो यहाँ पर भी इलेक्ट्रॉन क्या करता है, जब वो वापस से आएगा तो वो जिस वेवलेंथ का रेडिएशन एमिट करता है वो आपका विजिबल रेंज में पड़ता है, और वहां पर वो विजिबल रेंज में कौन सा वेवलेंथ का रेडिएशन एमिट कर रहा है उस बेसिस पर वो एक कलर एग्जिबिट करता है। सो यहाँ पर जो आपको ध्यान रखना है वो सिंपल इतनी सी बात है कि हेलोजेंस आपके कलर्ड होते हैं रेडिएशंस के एब्जॉर्प्शन से। लास्ट इलेक्ट्रॉन एक्साइट होता है, एक्साइट होने के बाद जो आपकी वेवलेंथ एमिट होती है वही कलर आपको दिखाई देता है। ये रिस्पेक्टिव कलर्स हैं 4 हेलोजेंस, जिसमें कि ब्रोमीन और आयोडीन आपको पता होना चाहिए। ब्रोमीन यार सब लोग जानते हैं, ब्रोमीन वाटर टेस्ट सुना है आपने, ऐसा ऑरेंज होता है अगर आपने अपने लैब में भी देखा है, ठीक है। और आयोडीन कैसा होता है, ऐसा ब्लैक वॉयलेट जैसा होता है, ठीक है, ब्लैक वॉयलेट सा, वो आपका आयोडीन है। तो आपको ये 2 का कलर पता होना चाहिए। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास आता है बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी। बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी से आप क्या समझते हैं कि देखो यार आपके पास फ्लोरीन ब्रोमीन और आयोडीन हमारे पास ये एलिमेंट्स हैं। अभी यहाँ पर कौन सा बॉन्ड आपको लगता है कि स्ट्रॉन्गेस्ट बॉन्ड है? इन सब में मुझे बताइए कि सबसे स्ट्रॉन्ग बॉन्ड कौन सा है इन सब के अंदर? तुम्हें लगेगा कि यार मैम फ्लोरीन बॉन्ड है, क्योंकि देखो ना वहां पर फ्लोरीन का साइज स्मॉल, इफेक्टिव ओवरलैप स्मॉल ऑर्बिटल, बात तो यार ठीक थी। लेकिन यहाँ पर क्या है कि फ्लोरीन के ऊपर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी भी ज्यादा है। तो फ्लोरीन जब आपस में, अब यार देखो इनको बनाना है बॉन्ड तो मिलना तो पड़ेगा ही। तो जब ये मिल रहे हैं, पास में आ रहे हैं, वो अपनी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी लेकर आ रहा है। दोनों इलेक्ट्रॉन्स, मतलब ऑब्वियसली इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इज नेगेटिवली चार्ज, तो पास आएंगे तो वो इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड में रिपल्शन होगा, बिकॉज ऑफ विच जैसे ये बॉन्ड बनाने के लिए ऐसा पास आते हैं तो प्रॉब्लम हो जाती है, रिपल्शन हो जाता है, और फिर ये दूर भाग जाएंगे और इनके बीच का ये जो बॉन्ड लेंथ है कंपैरेटिवली बड़ा हो जाता है। सो अ लॉन्गर बॉन्ड लेंथ इंडिकेट्स अ वीकर बॉन्ड। तो यहाँ पर बिकॉज ऑफ इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन की वजह से ये वाले केस में आपके पास क्या होगा, इसकी यार बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी कम हो जाती है। और कितनी कम, काफी कम, मतलब कि Cl2 की सबसे ज्यादा होती है, फॉलोड बाय Br2, और फिर आता है F2 का नंबर, और फिर हमारे पास आता है आयोडीन। तो दिस इज द ऑर्डर दैट दे फॉलो। आप देखिए कहां आप सोच रहे हैं कि फ्लोरीन को नंबर 1 होना चाहिए, लेकिन फ्लोरीन नंबर 3 पर चला जाता है, ठीक है। ये ऑर्डर आप लोग देखेंगे रहता है फॉर दी बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी। फिर इसके बाद नेक्स्ट हमारे पास आता है
ऑक्सीडेशन स्टेट। देखो ऑक्सीडेशन स्टेट यहाँ पर आपके जो हेलोजेंस हैं उनका कैसा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है, NH2NP5 टाइप का कॉन्फ़िगरेशन है। तो यहाँ पर हमारे पास NH2NP5 है यार, अभी वो क्या चाहेंगे कि एक इलेक्ट्रॉन मिल जाए उनको, है ना, मजे ही मजे, मतलब कि एक इलेक्ट्रॉन मिल जाए, NH2NP6 टाइप का कॉन्फ़िगरेशन, नोबल गैस की तरह रहेंगे। तो यहाँ पर एक ऑक्सीडेशन स्टेट तो वो कौन दिखाते हैं, -1, क्योंककि -1 का मतलब है एक इलेक्ट्रॉन कंप्लीटली वो गेन करते हैं। तो कंप्लीटली गेन करेंगे तो खुद के ऊपर नेगेटिव चार्ज आएगा यार, तो वही उनको चाहिए कि उनके ऊपर नेगेटिव चार्ज आ जाए, है ना, एक इलेक्ट्रॉन मिलते ही नोबल गैस लाइक कॉन्फ़िगरेशन आ रहा है। तो सारे के सारे हेलोजेंस -1 ऑक्सीडेशन स्टेट तो दिखाते ही दिखाते हैं, और हेलोजेंस का -1 ऑक्सीडेशन स्टेट मोस्ट कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट है। वैसे भी तुम देखते हो कि यार फ्लोरीन तो -1 के अलावा कुछ दिखाता ही नहीं है ना, फ्लोरीन विल ऑलवेज शो -1 ऑक्सीडेशन स्टेट, क्योंकि पूरे पीरियोडिक टेबल में फ्लोरीन सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो वो किसी के साथ भी बॉन्ड बनाएगा वो हमेशा नेगेटिव ऑक्सीडेशन स्टेट ही रखना चाहेगा। इट विल ऑलवेज हैव -1 चार्ज, ठीक है, उसका हमेशा ही -1 ऑक्सीडेशन स्टेट होता है। कूल। और बाकी के जो आपके पास एलिमेंट्स बचते हैं उनके केस में तो देखो हमेशा ध्यान रखना कि यहाँ पर आपका सभी के सभी हेलोजेंस जो हैं ऑक्सीडेशन स्टेट की बात करते हैं तो -1 दिखाते हैं, दे ऑल शो -1 ऑक्सीडेशन स्टेट। लेकिन अगर आप फ्लोरीन को छोड़ दें, यानी कि एक्सेप्ट फ्लोरीन, बाकी रेस्ट अदर्स जितने आपके पास बच गए हैं विल शो +1, +3, +5 एंड +7 ऑक्सीडेशन स्टेट्स। तो बाकी आपके जितने आपके हेलोजेंस बच गए हैं +1, +3, +5, +7 सब दिखाते हैं, क्योंकि यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग हो सकती है, उनके पास एक इलेक्ट्रॉन की कमी है, तो इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग होगी तो +1, ऐसे एक्साइटेशन करा दो ये वो वगैरह वगैरह, तो मतलब अगर उसके बाहर के 3 निकल जाए, 5 निकल जाए, 7, ऑल एंड ऑल +7 ऑक्सीडेशन स्टेट्स तक वो आपका शो कर सकते हैं। तो आयोडीन यूजुअली आपका +7 ऑक्सीडेशन स्टेट दिखाता है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास एक इंपॉर्टेंट बात आती है यहाँ पर कि यार आपका जो फ्लोरीन है ना, यहाँ पर वैसे तो जितने भी आपके क्या बोलते हैं हेलोजेंस है ना, हेलोजेंस आर एनीवेज वेरी गुड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स। क्यों गुड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स है मुझे बताओ। यहाँ पर मैं आपको क्या कह रही हूँ कि यार जितने हमारे हेलोजेंस होते हैं, ठीक है, जो आपके हेलोजेंस होते हैं दे आर गुड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स। गुड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स मतलब, क्योंकि देखो यार हेलोजन को पसंद है इलेक्ट्रॉन गेन करना, इलेक्ट्रॉन गेन करने के बाद उनका नोबल गैस लाइक कॉन्फ़िगरेशन आ जाता है। किसी ने इलेक्ट्रॉन गेन किया है तो रिडक्शन हुआ है, यहाँ पर दे हैव अंडरगॉन रिडक्शन, और रिडक्शन खुद का उन्होंने सेल्फ का अगर रिडक्शन किया है तो जो उसके सामने होगा उसका क्या हो जाएगा, ऑक्सीडेशन हो जाएगा। तो यहाँ पर ये किसी और का क्या करा देने वाले हैं, ऑक्सीडेशन कराने वाले हैं, राइट। तो यहाँ पर हमेशा ध्यान रखिएगा कि सभी के सभी हेलोजेंस आपके वेरी गुड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स होते हैं। और यहाँ पर जो आपका फ्लोरीन होता है ना, फ्लोरीन इज अ बेटर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। फ्लोरीन एक बेटर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है एज कंपेयर टू क्लोरीन। हालांकि यार देखो यहाँ पर फ्लोरीन एक बेटर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है क्लोरीन से। अब भी जस्ट आपने पढ़ा कि फ्लोरीन की इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी कम होती है एज कंपेयर टू क्लोरीन, बट स्टिल इट इज अ वेरी गुड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, मतलब कि क्लोरीन से भी ज्यादा स्ट्रॉन्गर है। रीजन उसका स्मॉल साइज, लो मतलब लेस इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, वही इसका रीजन बन जाता है। तो यहाँ पर आपके पास फ्लोरीन के केस में क्या क्या होता है उसका रीजन लिख लो कि यहाँ पर रीजन क्या क्या बन जाएगा। पहला तो यार क्योंकि आपका फ्लोरीन के केस में यहाँ पर ये F2 होता है और ये Cl2 होता है, जब हम रिएक्शन कराएंगे तो F2 और Cl2 पार्टिसिपेट करेगा। F ऐसा मोनोटॉमिक फॉर्म में एग्जिस्ट नहीं करता है, डायटॉमिक रहता है। नेचर में ये आपका डायटॉमिक फॉर्म में मिलेंगे, दोनों के दोनों गैसेस के फॉर्म में। तो यहाँ पर ये जब इसकी बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी देखते हैं तो इसकी लेस है ना, इट हैज अ लेसर बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी फ्लोरीन। अब फिर यार दूसरी बात ये हो जाती है कि फ्लोरीन इतना सा है, स्मॉल साइज है, तो क्योंकि उसका स्मॉल साइज है उसकी वजह से उसकी हाइड्रेशन एंथैल्पी हाई होती है। इट हैज अ हाई हाइड्रेशन एंथैल्पी। हमेशा ध्यान रखेंगे कि यार अगर आपका कोई भी एटम या आयन है उसका साइज स्मॉल है, अगर उसका साइज स्मॉल है तो उसका मैक्सिमम हाइड्रेशन होगा जिसकी वजह से उसको स्टेबिलिटी मिलती है। हाइड्रेशन समझते हैं सब, हाइड्रेशन मतलब कि वाटर मॉलिक्यूल्स उसको ऐसा सराउंड कर लेंगे, ठीक है, वाटर मॉलिक्यूल्स आकर लग जाएंगे फ्लोरीन का ऐसा
सराउंडिंग में और उसको स्टेबलाइज करते हैं। तो क्योंकि फ्लोरीन का साइज सबसे छोटा है तो उसका मैक्सिमम हाइड्रेशन हो पाएगा, क्लोरीन का साइज थोड़ा बड़ा है तो कम हाइड्रेशन हो पाएगा। दिस इज द रीजन दैट फ्लोरीन एक स्ट्रॉन्गर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है एज कंपेयर टू क्लोरीन। अंडरस्टूड। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास क्या आता है, द एनामिलस बिहेवियर ऑफ फ्लोरीन, यानी कि कुछ कुछ चीजें सिर्फ फ्लोरीन के साथ होंगी, बाकी किसी के साथ नहीं। और ऐसा तो हमेशा ही होता है, पहला एलिमेंट इज ऑलवेज सबसे अलग, है ना, अलग सीन होता है पहले वाले एलिमेंट का। क्यों? हमेशा रीजंस आपके सेम ही रहेंगे। पहला तो यार ड्यू टू स्मॉल साइज, फिर उसके बाद नेक्स्ट क्या आता है, वेरी हाई आयनाइजेशन एंथैल्पी, वेरी हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, ये सब उसके रीजंस हो गए, है ना। और इसका आपका हाइड्रेशन एंथैल्पी भी ज्यादा ही होगा। तो इसकी वजह से आपने देखा केवल फ्लोरीन ही -1 ऑक्सीडेशन स्टेट दिखा रहा है। क्यों? क्योंकि उसके पास वेकेंट डी ऑर्बिटल भी नहीं है, इट डज नॉट हैव अ वेकेंट डी ऑर्बिटल, है ना। तो यहाँ पर इसी वजह से फ्लोरीन जो है एनामिलस बिहेवियर दिखाता है बाकी के ग्रुप के एलिमेंट्स की वजह से, जो बिल्कुल सेम ही है जैसे आपने अभी तक देखा। उसके बाद नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं यहाँ पर इनके केमिकल प्रॉपर्टीज की। तो देखो यार, केमिकल प्रॉपर्टीज में क्या सीन है कि आपके पास यहाँ पर पहले हम बात करेंगे रिएक्शन विद हाइड्रोजन की, यानी जितने हमारे पास हेलोजेंस हैं जब वो हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट करते हैं तो क्या बनेगा। तो मेरे ख्याल से सब जानते हैं क्या बनता है, एसिड्स बनती है, कैसे टाइप की, HX टाइप की। कहने का मतलब रिएक्शन होता है कुछ इस तरह, हाइड्रोजन प्लस X2 और यहाँ पर आपके पास 2HX आ जाता है। तो यार X कैन बी व्हाट हियर, X आपका फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, कुछ भी हो सकता है। तो यहाँ पर आपके पास ऐसा HF, HCl, HBr और HI कुछ भी बन जाता है, कुछ भी मतलब एसिड्स बन जाती है। तो इस तरीके से आपके पास एसिड्स का फॉर्मेशन होता है HX टाइप के। अब यहाँ पर ना क्या क्वेश्चन यार, यहाँ से इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बनते हैं कि ये जो एसिड्स हैं इनका ऑर्डर क्या होगा, एसिडिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर क्या फॉलो करते हैं। तो मेरे को बताओ यहाँ पर सबसे स्ट्रॉन्ग एसिड कौन है। अगर मैं आपसे पूछती हूँ कि HF, HCl, HBr और HI में सबसे स्ट्रॉन्ग एसिड कौन है, बताओ व्हाट विल बी योर आंसर। और इसी के साथ जितने स्टूडेंट्स यहाँ पर हमारे साथ सेशन में कनेक्टेड हैं, आई एम श्योर यू ऑल हैव लाइक दिस सेशन। और साथ साथ आप आज मुझे कमेंट सेक्शन में ये भी बताएंगे कि नेक्स्ट आपको क्या लगता है हम कौन सा यूनिट स्टार्ट कर रहे हैं इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, ठीक है। बोलो यार। ओए होए HF लगता है तुम्हें, ओए होए यार, कम ऑन प्लीज। सबको HF लगता है, अच्छा, किसी किसी को HCl लगता है, हाँ सबको ऐसा लगता है। यार मतलब तुम तो सारी बहुत ही बुद्धू टाइप के हो। हाँ कोई तो है उसको लगता है HI। तो यहाँ पर जो करेक्ट ऑर्डर है एसिडिक स्ट्रेंथ का वो कैसा रहता है यार, डाउन द ग्रुप आपका एसिडिक स्ट्रेंथ बढ़ता है, इसका मतलब HI जो आपका है दैट इज योर स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड, ठीक है, ये सबसे स्ट्रॉन्ग है। फिर इसके बाद ये यहाँ पर दिस इज योर वीकेस्ट एसिड। अब आपको अगर झटका लग गया कि यार ओए होए ऐसे कैसे हो गया, मतलब फ्लोरीन तो मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव था, तो बस और तो कुछ सोचना ही नहीं हमें, है ना, दुनिया में और तो कुछ बचा ही नहीं है, फ्लोरीन मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव है, बस कहानी है खत्म, दिस इज द मोस्ट स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड मैम, है ना, वो भी फुल कॉन्फिडेंस। लेकिन आप गलत हैं, क्योंकि यहाँ पर क्या होगा, जैसे जैसे आप डाउन द ग्रुप जाओगे, यार एसिड कौन अच्छा है, एसिड तो वो अच्छा है ना जो प्रोटॉन आसानी से दे दे। एसिड का क्या काम होता है, प्रोटॉन देना, उसको बाकी से क्या मतलब, आसानी से उसने प्रोटॉन देना है। तो प्रोटॉन यहाँ पर देने के लिए क्या करना पड़ेगा आपको यार, ये बॉन्ड ब्रेक कराना पड़ेगा कि नहीं। HF के बीच में जो बॉन्ड है, HCl के बीच में जो बॉन्ड है, HI के बीच में या फिर Br कहिए, HBr के बीच में जो बॉन्ड है, HI के बीच में जो बॉन्ड है, आपको ये बॉन्ड ब्रेक कराना पड़ेगा। जहां बॉन्ड आसानी से ब्रेक हो जाएगा वही आपका क्या होगा, स्ट्रॉन्गर एसिड होगा। तो बॉन्ड आपको लगता है कहां पर वीक है यार, जो बॉन्ड वीक होता है वही तो आसानी से ब्रेक होता है। तो जब आप डाउन द ग्रुप जाएंगे, जैसे जैसे हम डाउन द ग्रुप मूव करते हैं तो क्या होता है, ये बॉन्ड आपका वीक होता चला जाएगा, क्योंकि यार यहाँ पर साइज ज्यादा है, साइज इंक्रीज हो जाएगा तो बड़े बड़े ऑर्बिटल्स आपस में ओवरलैप करेंगे, व्हिच इज नॉट एन इफेक्टिव ओवरलैप, जिसकी वजह से क्या होगा, बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी नीचे जैसे जैसे हम जाएंगे तो आपकी कम हो जाएगी। यहाँ बॉन्ड को तोड़ने के लिए काफी कम एनर्जी लगेगी, ठीक है, HI वाला, तो बस यहां से निकल जाएगा फटाफट प्रोटॉन, इसीलिए HI इज द स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड हियर। तो यहाँ पर जो आपका ऑर्डर फॉलो होता है
वो तो यार लिख दिया मैंने कुछ इस तरह। ये आपका एसिडिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर है। HI हमारा स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड है, फिर HBr, फिर HCl और फिर HF। HF वीकेस्ट है। समझ पाए आप यहाँ पर रीजन क्या है? क्योंकि डाउन द ग्रुप बॉन्ड आसानी से टूट जा रहा है, बड़ा बड़ा ऑर्बिटल्स के बीच में ओवरलैप है, विच इज नॉट इफेक्टिव। बॉन्ड वीक है, आसानी से टूट जाएगा, वही हम चाहते हैं क्योंकि हमें प्रोटॉन यानी कि H पॉजिटिव चाहिए। सेम रीजन यहाँ पर आ जाएगा रिड्यूसिंग नेचर के लिए, क्योंकि रिड्यूसिंग नेचर के लिए भी आपने बॉन्ड तोड़ना ही है। देखो यार, एसिडिक नेचर में आपको H पॉजिटिव चाहिए था, प्रोटॉन चाहिए एसिड के लिए, है ना। और रिड्यूसिंग नेचर के लिए हम लोग को क्या चाहिए होता है? हम लोग को चाहिए होता है यहाँ पर H, है ना। H चाहिए होता है कि नीचे होता? हम लोग को H चाहिए होता है यहाँ पर। तो किससे आसानी से मिल जाएगा? जिसका बॉन्ड आसानी से ब्रेक हो जाए। रिड्यूसिंग नेचर मतलब किसी और को रिड्यूस कराना। और आप जानते हो कि जैसे हम बोलते हैं ना कि एडिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन इज रिडक्शन, बिल्कुल उसी तरीके से एडिशन ऑफ हाइड्रोजन एटम इज आल्सो रिडक्शन। ठीक है, तो यहाँ पर सबसे आसानी से कौन दे देगा? वो देखिए HF, HCl, HBr, HI, है ना। अभी यहां पर क्योंकि ये वाला बॉन्ड वीकेस्ट है, तो ये आसानी से आपका इस तरीके से ब्रेक होकर टूटकर हाइड्रोजन आपको दे देगा, हाइड्रोजन एटम। इसीलिए एज यू मूव डाउन द ग्रुप, आपका जो रिड्यूसिंग नेचर है वो भी क्या करता है? इंक्रीज करता है एज वी मूव डाउन द ग्रुप। ठीक है, तो ये आपका ऑर्डर हो जाएगा रिड्यूसिंग नेचर के लिए, दिस विल बी द राइट ऑर्डर। फिर आगे बढ़ते हैं। फिर यार अभी हमने पहला देखा है रिएक्शन विद हाइड्रोजन। ऐसे ही अलग अलग रिएक्शंस होते हैं, हाइड्रोजन के साथ, ऑक्सीजन के साथ, हेलोजन के साथ, वगैरह वगैरह वगैरह। ऐसे आपके पास ऑक्सीजन के साथ किसका फॉर्मेशन होता है? ऑक्साइड्स का फॉर्मेशन होता है। तो अगर हम बात करते हैं क्लोरीन की, तो ये कुछ ऑक्साइड्स हमारे पास बनते हैं जो कि ऐसा कोई खास इंपॉर्टेंट नहीं है। यहाँ जो आपको इंपॉर्टेंट ध्यान देना है वो किस पर? ClO2 पर। ClO2 जो है उसकी ब्लीचिंग प्रॉपर्टीज होती हैं। तो ये पूछ लेते हैं कभी कभार कि यार कौन सा वाला ऑक्साइड है which will have bleaching properties। ठीक है, तो यहाँ पर आपने एक बारी ClO2 ध्यान रखना है। फिर इसी के साथ साथ ब्रोमीन के केस में ये वाले ऑक्साइड्स का फॉर्मेशन होता है, और आयोडीन के केस में these are the oxides that are formed। फिर इसके बाद जो इंपॉर्टेंट है यहाँ पर, इस पर सब लोगों ने ध्यान देना है कि यार एक बारी ये ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन आपने पढ़ लिया। अभी जो आपके हेलोजेंस हैं वो मेटल्स के साथ कैसे रिएक्ट करते हैं? मेटल तो सब समझते हो, मेटल यार जैसे मैग्नीशियम है, आयरन है, एल्यूमिनियम है, और भी बहुत सारे मेटल्स। डी ब्लॉक तो सारे ही मेटल है ना। तो जैसे आपके पास मैग्नीशियम हो गया, एल्यूमिनियम रहा, आयरन है, तो यार मान लो मैं यहाँ पर इनका रिएक्शन क्लोरीन से करा रही हूँ, व्हाट डू यू थिंक क्या बनेगा? मैग्नीशियम किधर से आया है? मैग्नीशियम आया है S ब्लॉक ग्रुप 2 अल्कलाइन अर्थ मेटल से। हाई उसका जो मोस्ट कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट है दैट इज +2। तो मैंने आपको हमेशा बताया है कि यार ये +2 है, ये -1 है। आप ऑक्सीडेशन स्टेट को स्टोशियोमेट्री में एक्सचेंज करिए तो 2 इसके साथ जाएगा, 1 इधर आएगा, देयर विल बी फॉर्मेशन ऑफ MgCl2। एल्यूमिनियम के साथ ग्रुप 13 का है, +3 कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट है, इधर -1 है, 1 को इधर भेजिए, 3 को इधर भेजिए, आपके पास क्या आएगा? AlCl3। फिर यहाँ पर आयरन आपका +3 डी ब्लॉक ट्रांजिशन एलिमेंट है, +3 कॉमनली दिखाता है, ये तो -1 ही रहेगा। उसके बाद हमारे पास क्या आएगा? यहाँ 3 को इधर भेजिए, 1 को इधर, FeCl3। देखो मेटल जो है ना, मेटल हमेशा चाहता है, उसका दिल चाहता है कि मैं पॉजिटिव ही रहूं, मतलब उसको हमेशा पॉजिटिव ऑक्सीडेशन स्टेट पसंद है। किसको? मेटल्स। मेटल हमेशा इलेक्ट्रोपॉजिटिव इन नेचर रहते हैं। तभी यहाँ पर मेटल के सामने अगर कोई भी हेलोजन है तो वो नेगेटिव ऑक्सीडेशन स्टेट दिखाएगा, मतलब -1 दिखाएगा। मैंने और भी आपके साथ डिस्कस किया कि बाकी के जो हेलोजेंस हैं फ्लोरीन के अलावा +1, +3, +5, +7 सब शो करते हैं। पर यहाँ पर ध्यान रखने वाली बात क्या है कि आपका क्योंकि क्लोरीन जो है हेलोजन मेटल्स के साथ है तो हमेशा नेगेटिव ऑक्सीडेशन स्टेट ही दिखाता है। बोला यार यहाँ तक आप लोग को क्लियर है। फिर इसके बाद नेक्स्ट हमारे पास आता है विद हेलोजेंस। अब देखो ये कितनी इंटरेस्टिंग बात है यार, मतलब हेलोजन का रिएक्शन विद हेलोजन, है ना। आप हेलोजन को हेलोजन के साथ रिएक्ट करा रहे हो, ऐसा होता है। तो फॉर एग्जांपल हम लोग अगर आयोडीन और क्लोरीन को रिएक्ट कराते हैं तो काफी कुछ बन सकता है। ICl बन सकता है, ICl3 बन सकता है, ऐसा होता है। ठीक है, मतलब ये हेलोजन के कंपाउंड से अलग अलग स्टोशियोमेट्रीज में इनका रिएक्शन करा दो, BRF5 बनता है, BRF3 बनता है, ICl5 बनता है। तो ऐसे बहुत सारे कंपाउंड्स आपके पास बनते हैं। मैं यहाँ लिख देती हूँ, जैसे ICl हो गया, जैसे ICl3 हो गया, जैसे BRF3 है, जैसे BRF5 है, और भी बहुत कुछ। ठीक है,
तो ये तो इंटरेस्टिंग हुआ ना, मतलब हेलोजन का हेलोजन के साथ कंपाउंड, और क्योंकि यहाँ पर हेलोजन हेलोजन के साथ कंपाउंड का फॉर्मेशन कर रहा है, इसीलिए हम उनको क्या कहते हैं, इंटर हेलोजन कंपाउंड्स कहते हैं। व्हाट डू वी कॉल देम? वी कॉल देम इंटर हेलोजन कंपाउंड्स। अभी ना एग्जाम में एक क्वेश्चन आता है, एंड इनफैक्ट मैं एनसीईआरटी देख रही थी, तो एनसीईआरटी में एक क्वेश्चन पूछा है उसने टेक्स्ट के बीच में कि यार इंटर हेलोजन कंपाउंड्स जो होते हैं ना, वो ज्यादा रिएक्टिव होते हैं एज कंपेयर टू द पेरेंट हेलोजन कंपाउंड। मतलब ये यार कि जैसे आपके पास ये है इंटर हेलोजन कंपाउंड है ICl, उन्होंने बोला कि यार ये जो इंटर हेलोजन कंपाउंड है ये ज्यादा रिएक्टिव है। इसका आंसर आप दोगे आप। सो I would be really happy to see the answers here. तो देखते हैं आज की क्लास में कौन है who's the smartest one today who will answer me this कि यहाँ पर ICl ज्यादा रिएक्टिव क्यों है as compared to is more reactive than iodine I2। बोलो बोलो बोलो, ये क्या है? This is inter halogen compound। ठीक है, ये आपका इंटर हेलोजन कंपाउंड है। फिर इसके बाद आयोडीन जो है हमारा, ये पेरेंट है। दिस इज द पेरेंट कंपाउंड। आप पेरेंट क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि ये इसी से तो आया है ना, आयोडीन का रिएक्शन विद क्लोरीन हुआ तो ये ICl बन गया, तो ये पेरेंट हो गया यार, इसी से आया है। तो मतलब पेरेंट कंपाउंड से इंटर हेलोजन कंपाउंड ज्यादा रिएक्टिव क्यों होते हैं? व्हाट विल बी द रीजन? पोलैरिटी। वेरी गुड वेरी गुड, ड्यू टू पोलैरिटी। बहुत अच्छे, क्योंकि देखिए रिएक्शन का मतलब क्या होता है? रिएक्ट करना है ना। अब ये रिएक्ट कब करेगा? रिएक्ट ये तब करेगा जब ये वाला बॉन्ड ब्रेक हो जाए। जितना आसानी से ये बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा वो उतना रिएक्शन में पार्टिसिपेट कर लेगा। अभी इन ऑर्डर टू पार्टिसिपेट इन द रिएक्शन द बॉन्ड हैज टू ब्रेक। तो बॉन्ड सबसे आसानी से कहां ब्रेक हो सकता है? ये वाले केस में। क्यों? क्योंकि यहां पर एक तो देखो, पहली बात तो इनके साइज ही अलग अलग है, साइज में डिफरेंस है। साइज डिफरेंस की वजह से ये जो बॉन्ड यहाँ बना होगा वो अच्छा बॉन्ड नहीं है, क्योंकि उतना इफेक्टिव ओवरलैप नहीं हुआ होगा ऑर्बिटल्स के बीच में। दूसरी बात हमारे पास यहाँ क्या आती है कि आपके पास इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस भी यहाँ है। देयर इज दिस इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस इन दिस केस। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस हमारे पास क्यों है यार? क्योंकि यहाँ पर आप जानते हो एज यू मूव डाउन द ग्रुप इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीज होती है, तो यहाँ क्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है ना। ये देखिए इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा एज कंपेयर टू इसकी, तो बस इसमें पोलर कैरेक्टरिस्टिक्स भी आ गए। तो फिर तो ये मजे मजे में टूटेगा कि नहीं। लेकिन आयोडीन देखो यार, उसका बेचारे का क्या सीन है। आयोडीन को तुमने किसके साथ चिपकाया? आयोडीन। यहाँ कैसा सेटिंग है? एकदम परफेक्ट। मतलब ऐसा बोरिंग सीन, कोई पोलैरिटी नहीं है, साइज भी सेम है, बॉन्ड इतना ऐसा बना हुआ है, वो भी बेचारा टूटना नहीं चाहेगा, तो ये कैसे रिएक्ट करेगा? तो कंपैरेटिवली इंटर हेलोजन कंपाउंड्स जो आपके होते हैं दे आर मोर रिएक्टिव। यही आपसे क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया था, राइट? कूल कूल यार, मेरे को बताओ यहां तक जितना हमने पढ़ा है, आई होप यू आर ऑल क्लियर विद दिस मच, है ना? यहां तक ये वाली बात सब लोग को समझ आई है। उसके बाद यार तुम्हारी जो एनसीईआरटी है, आपकी वो जो एनसीईआरटी है, उसमें एक और क्वेश्चन है, वो भी बता देती हूँ। तो उसमें ऐसे कहते हैं कि यार देखो, जो आपका KHF2 होता है एग्जिस्ट करता है, लेकिन एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, लेकिन KHCl अगर मैं यहां पर फ्लोरीन की जगह ये लगा दूं, डज नॉट एग्जिस्ट, ये नहीं करता एग्जिस्ट। रीजन क्या देंगे आप? बताना यार, क्या कहोगे तुम लोग कि यार ये क्यों नहीं एग्जिस्ट करता? तो एक्चुअली क्या होता है, देखो उससे आपने शायद ही कभी देखा भी नहीं है, आपने शायद कभी सुना भी नहीं कि यार ये भी कंपाउंड एग्जिस्ट करता है। तो ऐसे केस में वी हैव टू बी मोर स्मार्ट और हम अपने कॉमन सेंस यूज करना होता है। देखो KHF2 कैसे लिख सकते हैं हम लोग? यहाँ पर KH और HF है ना, ऐसा लिख लो यार, क्या दिक्कत है? KF HF ऐसा लिख सकते हो तुम लोग इसको, और इसको हम लिख सकते हैं KHCl। अभी यहां पर क्या सीन है? KCl है ना। अभी यहां पर देखो क्या होगा, ये वाले केस में इन दोनों के बीच में हाइड्रोजन बॉन्डिंग इज पॉसिबल। यहाँ क्या पॉसिबल है? हाइड्रोजन बॉन्डिंग पॉसिबल है, क्योंकि हाइड्रोजन बॉन्डिंग के लिए क्या चाहिए? एक तो हमें हाइड्रोजन एटम चाहिए और एक इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम चाहिए, और इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम फ्लोरीन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन, तीनों में से कोई एक होना चाहिए। तो हियर देयर इज दिस पॉसिबिलिटी ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग। बट जब हम दूसरे केस में देखते हैं, वहां क्लोरीन है, क्लोरीन कैन नॉट पार्टिसिपेट इन हाइड्रोजन बॉन्डिंग, हालांकि इलेक्ट्रोनेगेटिव है, बट उसका साइज डज नॉट अलाउ इट टू पार्टिसिपेट इन हाइड्रोजन बॉन्डिंग, एंड दैट इज हाउ हम लोग यहाँ क्या कह सकते हैं कि इधर कोई हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगा नहीं, तो बेचारा कैसे एग्जिस्ट करेगा? ठीक है, तो ये एग्जिस्ट नहीं कर पाता है, वेयर एज द अदर कंपाउंड डज एग्जिस्ट। ठीक है, तो एक इंपॉर्टेंट बात
फिर उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास हेलोजेंस के कंपाउंड आते हैं। अच्छा, हेलोजेंस के कंपाउंड्स के पहले ये भी एक इंपॉर्टेंट ही क्वेश्चन है कि आपका जो HF होता है, आप देखोगे यूजुअली लेबोरेटरीज में उसको प्लास्टिक बॉटल के अंदर स्टोर कर रखते हैं। वी डू नॉट स्टोर इट इन ग्लास बॉटल्स। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि ये ग्लास को क्या करेगा, ऑक्सीडाइज कर देगा, उसके साथ रिएक्ट कर जाता है। तो देखिए यहाँ पर क्या होता है कि जो आपका HF है ना, वो इस तरीके से ऐसा सिलिकेट के साथ, मतलब बोरॉन सिलिकेट, इसी का आप लोग ग्लासेस यूज करते हो, मतलब कि अपैरेटस यूज करते हैं हम लोग लेबोरेटरी में इसी का, राइट। तो फिर यहाँ पर हमारे पास क्या होता है, किसका फॉर्मेशन, Na2SiF6, ठीक है। Na2SiF6 प्लस Na2SiF6 प्लस यहाँ पर क्या हो जाएगा, H2O, राइट, प्लस यहाँ पर क्या हो जाएगा, H2O, राइट। इतनी बात आप लोग को क्लियर है क्या? तो यहां पर ये जो आप देख रहे हो Na2SiF6, दिस इज सोडियम हेक्सा फ्लोराइड कॉम्प्लेक्स। कैसा कॉम्प्लेक्स है ये? सोडियम हेक्सा फ्लोराइड कॉम्प्लेक्स है। तो यहां पर क्या होता है कि जब हम HF को इस तरीके से ग्लास बॉटल में स्टोर करते हैं तो वो स्टेबल नहीं रहेगा, वो जो ग्लास है उसको क्या करा देगा, वहां पर उसका रिएक्शन हो जाएगा एंड इट विल गेट कन्वर्टेड इनटू हेक्सा फ्लोरो कॉम्प्लेक्स। तो इस तरीके से कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन हो जाता है, इसीलिए आप उसको ग्लास बॉटल में स्टोर नहीं करते हो। फिर क्लोरीन के लिए ऐसे तो बहुत सारे प्रेपरेशन मेथड हैं, लेकिन देयर इज दिस मेथड कॉल्ड द डेकन्स मेथड, जो बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे यार हम लोगों ने क्या बोलते हैं, सल्फ्यूरिक एसिड कल पढ़ा था, उसके लिए कॉन्टैक्ट प्रोसेस होता है। फिर उससे पहले आप लोगों ने ऑसवर्ड्स प्रोसेस पढ़ा है, ठीक है। तो हम लोगों ने अलग अलग प्रोसेस पढ़े, हेबर्स प्रोसेस पढ़ा है फॉर द फॉर्मेशन ऑफ अमोनिया। बिल्कुल उसी तरीके से वी हैव द डेकन्स प्रोसेस, किसके लिए, फॉर क्लोरीन। तो यहाँ पर हमारे पास क्या होता है, HCl प्लस O2, यहाँ पर हमारे पास क्या होता है, HCl प्लस O2, और फिर ये आपका किसके साथ ऐसे रिएक्ट करेगा, Cl2 प्लस H2O, और यहाँ पर आप लोगों को कैटलिस्ट लेना पड़ता है CuCl2, ठीक है। सो वी हैव अ कैटलिस्ट हियर CuCl2, और आपका टेम्परेचर रहता है अराउंड 723 केल्विन, राइट। सो वी हैव अ टेम्परेचर ऑफ अराउंड 723 केल्विन, मतलब काफी हाई टेम्परेचर। और फिर इस तरीके से कॉपर 2 क्लोराइड के प्रेजेंस में व्हिच एक्ट एज अ कैटलिस्ट हियर, ये क्या कर जाएगा, इस तरीके से आपके पास यहाँ पर क्लोरीन गैस का फॉर्मेशन होता है। और यार एक बात और बता देती हूँ कि तुम लोग ने इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में भी पढ़ोगे द इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ मोल्टन NaCl, ठीक है। इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ मोल्टन NaCl हम लोग वहां पर पढ़ते हैं, ये लो, इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ मोल्टन NaCl क्या होता है, कुछ नहीं, इलेक्ट्रिसिटी दी और NaCl टूट गया, डिसोसिएट होगा अपने रिस्पेक्टिव आयंस में। सो क्या होता है, यहाँ पर NaCl इस तरीके से डिसोसिएट हो जाएगा अपने रिस्पेक्टिव आयंस में, और फिर यार इनका कैथोड एनोड पर ये जो Cl नेगेटिव है उसका क्या हो जाता है, ऑक्सीडेशन हो जाएगा, वो क्लोरीन गैस में कन्वर्ट हो जाता है विद द लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है। तो आपका इलेक्ट्रॉन में लॉस होगा और Cl नेगेटिव विल गेट कन्वर्टेड इनटू क्लोरीन गैस, और क्लोरीन गैस उड़ जाएगा आपका, और यहाँ पर वही आप चाहते हो कि आपका क्या हो जाए, क्लोरीन गैस का फॉर्मेशन हो, ठीक है। क्योंकि हम वैसे भी यहाँ पर क्या डिस्कस कर रहे हैं, दी मेथड्स ऑफ प्रेपरेशन। फिर इसके बाद यार यहाँ पर हम लोगों ने रिएक्शन विद मेटल्स दो देख ही लिया है, फिर नेक्स्ट हम लोग देखेंगे द रिएक्शन विद नॉन मेटल्स। तो नॉन मेटल्स हमारे पास कौन कौन है, जैसे फास्फोरस हो गया, जैसे एसिड है, जैसे नाइट्रोजन है। तो ये लोग जब क्लोरीन के साथ रिएक्ट करते हैं तो आपको क्या लगता है कैसे कंपाउंड का फॉर्मेशन होगा, तो इस वाले केस में तो हमारे पास बनता है H2Cl2, ठीक है। यहाँ पर तो आपके पास इस तरीके से H2Cl2 का फॉर्मेशन होगा। नेक्स्ट व्हाट वी हैव इज PCl3, यहाँ पर हमारे पास क्या बनता है भाई, PCl3 और N+Cl2, है ना। तो बहुत कुछ बन सकता है, NCl2 ये वो वगैरह वगैरह। बाकी अगर यहाँ पर उससे भी कॉमन एग्जांपल हम लेते हैं आपका, मान लो यार हाइड्रोजन, ठीक है, तो HCl बन जाएगा, एसिड ही बन जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर आप सभी के साथ रिएक्शंस दिखा सकते हो। तो नॉन मेटल्स के साथ ये दीज आर सम ऑफ द एग्जांपल्स जो एनसीईआरटी में दिए हैं, कुछ रिएक्शंस हैं जो नॉन मेटल्स के साथ लिखा है। इसका ये मतलब नहीं है कि क्लोरीन सिर्फ इन्हीं नॉन मेटल्स के साथ रिएक्ट करता है, क्लोरीन बहुत सारे नॉन मेटल्स के साथ रिएक्ट करता है, बट दीज आर सम ऑफ द कॉमन वंस जो आपको एनसीईआरटी में दिया है, और सिंस दे आर गिवन इन एनसीईआरटी दे बिकम इंपॉर्टेंट, दैट इज व्हाई आई हैव टेकन अप देम हियर, ठीक है। तो इनको प्लीज कर लेना यार। फिर इसके बाद आहा अब आएगा मजा, पता है क्यों, मतलब कि ये जो रिएक्शन है, मजा तुम्हें आए कि नहीं आए
पर आपको ये अच्छे से करनी है क्योंकि दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शंस, बार बार एग्जाम में पूछी गई हैं। तो यू हैव टू मेक श्योर कि आप ये वाली जो अभी मैं 4 रिएक्शंस आपको कराने वाली हूँ ये तो आप डेफिनेटली कर जा रहे हो, ठीक है। तो डू नॉट मिस एनी ऑफ दीज रिएक्शन। मैं आपका लाइन से ऐसा 4 रिएक्शंस यहाँ पर आपको देने वाली हूँ, दे आर ऑल वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो फुल कॉन्सेंट्रेशन इधर होना चाहिए कि क्या क्या हमारे पास बनता है। तो देखो यार, अमोनिया हम लोग अभी थोड़े दिन पहले ही पढ़ा है। अमोनिया का रिएक्शन अगर क्लोरीन के साथ हो रहा है वो भी इस तरह, मतलब मैं 2 तरह से ऐसा अमोनिया का रिएक्शन क्लोरीन के साथ करा सकती हूँ। पहले केस में हम क्या कर सकते हैं कि आप जो है अमोनिया को एक्सेस में ले लीजिए, यहाँ पर अमोनिया एक्सेस में, दूसरे केस में आप क्लोरीन को ऐसा एक्सेस में ले लो यार, है ना। अब मेरी मर्जी में कुछ भी कर सकती हूँ, मैं एक बारी अमोनिया को एक्सेस में ले सकती हूँ, एक बारी क्लोरीन को एक्सेस में ले सकती हूँ। सो इन केस मैंने अमोनिया एक्सेस में लिया है तो फिर यार यहाँ पर अमोनिया का ही कुछ कंपाउंड डोमिनेट करेगा, है ना। तो यहाँ पर जब आप इस तरीके से अमोनिया को एक्सेस में लेते हैं तो हमारे पास NH4Cl का फॉर्मेशन होता है, किसका, अमोनियम क्लोराइड का NH4Cl, ठीक है। एंड ऑफ कोर्स जब आप रिएक्शन को बैलेंस कर देखोगे तो आप देखेंगे कि यहाँ नाइट्रोजन गैस इवॉल्व हो रही होगी। इसी के साथ साथ जब ये आपका क्लोरीन गैस यहाँ पर एक्सेस में लिया आपने तो यार ऑब्वियसली कुछ ना कुछ ऐसा कंपाउंड बनेगा जिसमें क्लोरीन की स्टोशियोमेट्री ज्यादा रहे, है ना। तो हमारे पास क्या बनता है, नाइट्रोजन ट्राइक्लोराइड NCl3, दिस इज नाइट्रोजन ट्राइक्लोराइड। क्योंकि यार देखो ना इधर क्लोरीन एक्सेस में तो कंपाउंड भी ऐसा ही बना है जिसमें क्लोरीन आपका ज्यादा है स्टोशियोमेट्री में। कूल, बैलेंस करना इसको, HCl निकल जाएगा, ठीक है। सो व्हेन यू बैलेंस दिस वी हैव HCl यार। बोला यार क्या ये कोई मुश्किल बात है, इज इट वेरी डिफिकल्ट? आई डोंट थिंक ये बिल्कुल भी मुश्किल है, आसानी से आप लोग इसको सब समझते हैं। और इसी के साथ हम लोगों का ये 2 बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शंस हो जाती है और अभी हमें और 2 वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शंस यहाँ पर पढ़नी है, ठीक है। सो दीज आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट रिएक्शंस यार। अलग से मैंने लिखा है कि कुछ इंपॉर्टेंट रिएक्शंस आपका क्लोरीन की, क्योंकि बार बार पूछी है। बहुत आसान है, अमोनिया एक्सेस में तो अमोनिया टाइप का प्रोडक्ट आएगा, क्लोरीन एक्सेस में तो ऐसा प्रोडक्ट आएगा जिसमें क्लोरीन का स्टोशियोमेट्री ज्यादा है। फिर इसके बाद नेक्स्ट हमारे पास क्या आता है, इसी का रिएक्शन यार, ठीक है। नेक्स्ट हमारा जो क्लोरीन है वो कैसे रिएक्ट करेगा NaOH के साथ, NaOH प्लस Cl2, और क्या था यहाँ पर हम ये देखते हैं कि यार अगर मान लो तुम लोगों ने ऐसा किया है कि आपने हॉट एंड कॉन्सेंट्रेटेड NaOH लिया है, और दूसरे केस में हो सकता है कि आप कोल्ड एंड डाइल्यूट NaOH ले रहे हो। तो NaOH हमारा बेस है, वेरी स्ट्रॉन्ग बेस, और दोनों ही तरीके से आपका पॉसिबल है, हॉट एंड कॉन्सेंट्रेटेड और कोल्ड एंड डाइल्यूट। कभी कभी हो सकता है कि वो हॉट नहीं लिखे, कोल्ड नहीं लिखे, तो भी समझ जाना कि कॉन्सेंट्रेटेड और डाइल्यूट के अकॉर्डिंग आपने अपनी रिएक्शंस को कर देना है। तो यहाँ पर अलग अलग केसेस में आपके पास देयर इज द फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंट प्रोडक्ट्स। तो जब आपने हॉट एंड कॉन्सेंट्रेटेड लिया है यार, तो यहाँ पर देखो क्या होता है, देखो वेरी इजी, ये वाले दोनों ही केसेस में हमारे पास NaCl का फॉर्मेशन तो होगा ही होगा, ठीक है। यहाँ दोनों केस में हमारे पास NaCl बनता है, सोडियम क्लोराइड हर जगह बनने वाला है, कोई चक्कर नहीं है। फिर उसके बाद ये जो आपका जिसपे आपने कॉन्सेंट्रेटेड लिया है तो हमारे पास NaClO3 कंपाउंड का फॉर्मेशन होता है विच इज सोडियम क्लोरेट, ठीक है। तो यहाँ पर आपके पास NaClO3 का फॉर्मेशन होगा, वेयर एज इन दी अदर केस जब आपने कोल्ड एंड डाइल्यूट लिया है तो आपके पास NaOCl विच इज सोडियम हाइपो, क्या बोलोगे यार, सोडियम हाइपोक्लोराइड, ठीक है। तो सोडियम हाइपोक्लोराइड का फॉर्मेशन होता है। तो ये बेहद इंपॉर्टेंट है। अलग अलग तरीके से रिएक्शंस पूछ लेते हैं, पूछते हैं यार बताओ कोल्ड डाइल्यूट के साथ क्या बनेगा, तो आपको दोनों ही बात पता होना चाहिए, फॉर्मूला भी NaOCl और उसका कॉमन नेम भी विच इज सोडियम हाइपोक्लोराइड। दोनों तरीके से वो आपसे आंसर पूछ सकता है, ठीक है। तो आपको पता होना चाहिए यार, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको प्लीज बार बार लिखकर प्रैक्टिस करेंगे, है ना। सो यू ऑल हैव टू प्रैक्टिस दिस, बार बार लिखकर बहुत अच्छे से इसका प्रैक्टिस करना है। फिर यार इसके बाद यहाँ पर मैंने क्लोरीन जो है उसका ब्लीचिंग एक्शन भी बहुत अच्छा होता है। तो यहाँ पर क्या सीन रहता है कि यार जब आपका क्लोरीन
लिख कर दिखाती हूँ। देखो Cl2 जो है, जब आपका ऐसा स्लेक्ड लाइन, इसको स्लेक्ड लाइन बोलते हैं, ये जो लिखा है ना इधर, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड सिंपल जो है, सिंपल सा कल ही हमने पढ़ा था कि एक ऑक्साइड से बनता है, कैल्शियम ऑक्साइड से। कैल्शियम ऑक्साइड क्या है? मेटल का ऑक्साइड है, इट इज बेसिक इन नेचर, तो हाइड्रोक्साइड आता है, तो इसको हम स्लेक्ड लाइन बोलते हैं। दिस इज स्लेक्ड लाइन। तो इसके साथ जब यार ये रिएक्ट करता है तो हम लोग के पास ऐसा कैल्शियम क्लोराइड और CaOCl होल ट्वाइस इसका फॉर्मेशन होता है, जिसका स्ट्रॉन्ग ब्लीचिंग एक्शन रहेगा। और ये आपका, इसका नाम क्या बोलते हैं? ब्लीचिंग पाउडर। मतलब ये पूरा क्या कहलाता है? ब्लीचिंग पाउडर कहलाता है। ठीक है, तो ये एक इंपॉर्टेंट रिएक्शन बन जाती है, ये आपने ध्यान रखनी है। राइट, स्लेक्ड लाइन के साथ वाला जो रिएक्शन है, वेरी 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 इंपॉर्टेंट। और यार हाँ, इसमें देखो बैलेंस करोगे H2 और आ जाएगा, बट उसका कोई इधर इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, ये आप लोग समझते हो। ठीक, अभी यहां पर आप लोग ये समझिए कि आपका जो क्लोरीन है ना, जो आपका क्लोरीन है वो दोनों की तरह बिहेव करता है। दोनों कौन? एज एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एज वेल एज अ ब्लीचिंग एजेंट। तो यार यहां पर Cl2 आपका ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह भी बिहेव करेगा, ध्यान रखना। अभी आप देखोगे बहुत सारी रिएक्शंस में ये एज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट बिहेव कर रहा होगा, खुद रिड्यूस हो जाएगा, सामने वाले को ऑक्सीडाइज कर देगा। और साथ ही साथ इसका ब्लीचिंग एक्शन भी हम पढ़ेंगे। ठीक है, ब्लीचिंग एक्शन तो आपने अभी देखा भी, तो इट इज अ गुड ब्लीचिंग एजेंट एज वेल एज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। क्या होता है कि जब आप क्लोरीन को इस तरीके से ऐसा रिएक्शन करवाओ, इसका यार वाटर के साथ, ठीक है, व्हेन क्लोरीन रिएक्ट्स विद वाटर, तो यहां पर आप लोग के पास क्या होता है? HCl का फॉर्मेशन होगा और एक नेसेंट ऑक्सीजन बाहर आएगा। तो यार नेसेंट ऑक्सीजन बाहर आ रहा है, खाली एक ऑक्सीजन है ना, तो फिर इसका ऑक्सीडाइजिंग नेचर नहीं हो गया। कोई इस ऑक्सीजन को जब ले लेगा, देखो यार जैसे रिडक्शन होता है, रिडक्शन की डेफिनेशंस बहुत सारी होती हैं कि एक तो कोई अगर इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है तो रिडक्शन है, वैसे ही अगर आपके पास कोई हाइड्रोजन एटम गेन कर रहा है तो रिडक्शन है। ऐसा ही होता है ऑक्सीडेशन के साथ कि अगर कोई इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है तो ऑक्सीडेशन है। कोई ऑक्सीजन एटम, किसी का ऑक्सीजन एटम का किसी में एडिशन हो रहा है तो आपके पास वो क्या है, वहां पर भी आप उसको ऑक्सीडेशन ही बोलते हो। ठीक है, तो यहां पर अगर ये ऑक्सीजन मिल रहा है आपको नेसेंट फॉर्म में, मतलब कि ऐसा एटॉमिक फॉर्म में, तो ये जब कोई लेगा तो उसको ऑक्सीडेशन हो जाएगा। तो दिस जस्टिफाइज उसका ऑक्सीडेशन प्रॉपर्टीज। ठीक है, उसकी जो ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टी है, ये वाली रिएक्शन उसको क्या कर रही है? जस्टिफाई कर रही है। बोलो यार यहां तक आप लोग को कोई प्रॉब्लम है क्या? फिर इसके बाद हमारे पास बहुत सारी ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टीज आती है, यानी कि कुछ ऐसे रिएक्शंस जो ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टी ऑफ क्लोरीन को जस्टिफाई कर रहे हैं। फॉर एग्जांपल यहां पर आप देखो आपके पास फेरस सल्फेट है। फेरस सल्फेट क्यों है? क्योंकि ये आयरन लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट में है, +2 में है। जब वो ऐसा क्लोरीन गैस के साथ रिएक्ट कर रहा है इन प्रेजेंस ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड, तो यहां पर ये किस में चला जाएगा? +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में, यानी कि फेरिक सल्फेट का फॉर्मेशन होगा, एंड दैट्स इट। ठीक है, आपने देखा ना कि यहां पर क्या हुआ, फेरस से फेरिक में कन्वर्ट हो गया। फेरस में +2 ऑक्सीडेशन स्टेट है और ये +3 में चला गया, तो +2 से +3 में जाना मतलब आप हायर पॉजिटिव ऑक्सीडेशन स्टेट की तरफ जा रहे हो, और हायर पॉजिटिव ऑक्सीडेशन स्टेट का मतलब ऑक्सीडेशन होता है। और यहां पर अगर हम क्लोरीन देखते हैं तो 0 से यार -1 में गया है। 0 से -1 में जाना इज व्हाट? रिडक्शन। तो उसका सेल्फ का रिडक्शन हुआ है, दूसरे वाले को उसने ऑक्सीडाइज किया है सल्फ्यूरिक एसिड के प्रेजेंस में। यहां पर देखिए अभी सोडियम सल्फाइड की बात करते हैं। सोडियम सल्फाइड इज दिस Na2SO3, यह आपका कन्वर्ट हो रहा है इनटू सोडियम सल्फेट, यानी कि Na2SO4 सोडियम सल्फेट में आपका कन्वर्ट हो जाता है। तो यार सोडियम सल्फर आपका जो है इधर सोडियम सल्फाइड में, वो लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट में, और देखो Na2SO4 में हाइयर में चला जाएगा। Na2SO4 में चेक करो यार, मेरे ख्याल से +6 आएगा, है ना, और इधर +2x, इधर ये +4 आने वाला है। तो इधर +4 रहता है और इधर +6 रहता है। तो आप देखिए +4 से +6 में जा रहा है। ठीक, उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास क्या है? SO2 यानी कि सल्फर डाइऑक्साइड। तो सल्फर डाइऑक्साइड ऐसा ही जब क्लोरीन के साथ रिएक्ट करेगा तो सल्फ्यूरिक एसिड में कन्वर्ट हो रहा है। यहाँ यार ये +4 ऑक्सीडेशन स्टेट में है और यहाँ +6 में चला जाएगा, इसका भी ऑक्सीडेशन। ये आयोडीन आयोडिक एसिड में कन्वर्ट होगा, इधर इट इज इन इधर इट इज इन 0 ऑक्सीडेशन स्टेट, और यहाँ ये किस में आ जाएगा? +5 ऑक्सीडेशन स्टेट में चला जाएगा। तो आप देख रहे हो आयोडीन भी आपका एक हायर पॉजिटिव ऑक्सीडेशन स्टेट की तरफ जा रहा है, और हायर पॉजिटिव ऑक्सीडेशन स्टेट बनाना मतलब ऑक्सीडेशन कह दो यार। ऐसे ही होता है कि नहीं होता? बताना।
है ना। सो इट विल बी ऑक्सीडेशन हियर। चलिए, तो यार मजा आ रहा है तुम लोग को, यहाँ तक सब बात क्लियर है, बहुत इंपॉर्टेंट है। और मुझे ऐसा लगता है कि जितने स्टूडेंट्स ने इस पे लाइव पार्टिसिपेट किया, अभी थोड़ा सा पार्ट रहता है, जितने स्टूडेंट्स ने इसमें लाइव पार्टिसिपेट किया उनके लिए बहुत अच्छा रहेगा, क्योंकि आपको शायद ऐसा लगेगा जस्ट क्लास खत्म होने के बाद आपको शायद 20 मिनट्स और देना है और पूरा 17-18 ब्लॉक आपको आ चुका होगा। ठीक है, तो आप लोग को काफी कम टाइम लगेगा और पूरी बात बहुत जल्दी आप सीख पाएंगे। फिर इसके बाद हमारे पास नेक्स्ट इंपॉर्टेंट कंपाउंड जो आता है दैट इज HCl, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, जो कि अगेन इट इज अ वेरी स्ट्रॉन्ग एसिड। बहुत बार आप HCl की बात करते हो। अभी देखो इसका फॉर्मेशन कैसे होता है, NaCl प्लस H2SO4। आपने सॉल्ट को ऐसा सल्फ्यूरिक एसिड के साथ रिएक्ट कराना है, और NaCl और सल्फ्यूरिक एसिड जब आपका रिएक्ट करता है तो यार हमारे पास देखो क्या बनेगा, NaHSO4 पहला स्टेप में ये बनेगा प्लस HCl। अभी वापस से क्या करिए, ऐसे ही आपके पास ये जो NaHSO4 है ना, इसको यार वापस से रिएक्ट करा दो NaCl के साथ, तो आपके पास वापस से यहाँ पर क्या बन जाता है, Na2SO4 प्लस HCl। तो ये दोनों ही स्टेप में हमारे पास क्या हो रहा है, HCl का फॉर्मेशन हो रहा है। दोनों ही रिएक्शंस बहुत इजी है, इसमें मेरे को कुछ बताने की जरूरत नहीं है, सिंपल डिस्प्लेसमेंट ऑफ आयंस हो रहा है और आपके पास कंपाउंड का फॉर्मेशन हो रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर पहले स्टेप में आपका H2SO4 जो एसिड है वो उसका पहला प्रोटॉन डिसोसिएट हुआ, तो फर्स्ट आयनाइजेशन के साथ HCl बन गया, सेकेंड आयनाइजेशन आपके साथ आपका ये बन चुका है। ठीक है, अंडरस्टूड, इतनी बात सबको समझ आती है यार। फिर आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारे पास एक बहुत इंपॉर्टेंट कंपाउंड आता है एंड दैट इज एक्वा रीजिया। सुना है तुम लोगों ने, किस किस ने सुना है? कैन आई सी सम ऑफ यू हियर, रेज योर हैंड। ठीक है, रेस करो इधर, कैसे करोगे अब बताओ मेरे को कि क्या आपने सुना एक्वा रीजिया के बारे में? व्हाट इज एक्वा रीजिया एग्जैक्टली, किसको कहते हैं एक्वा रीजिया, जल्दी से बता दो यार। एक्वा रीजिया एक्चुअली आपका दिस इज द स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड। मतलब इतने सारे स्ट्रॉन्ग एसिड्स हम लोग पढ़ते हैं कि आपके पास हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, यू हैव सोडियम हाइड्रोक्साइड, सॉरी हाइड्रोक्लोरिक एसिड, नाइट्रिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड, ये सब स्ट्रॉन्ग एसिड्स हैं। लेकिन एक्वा रीजिया ऐसा कॉम्बिनेशन होता है कि दिस बिकम्स योर स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड। यहाँ पर हम एक कंपोजिशन लेते हैं, तो यहां पर देखो क्या होता है यार, HCl जो कि एक स्ट्रॉन्ग एसिड है, ये भी कॉन्सेंट्रेटेड ले लो, और फिर उसके बाद नाइट्रिक एसिड जो अगेन काफी स्ट्रॉन्ग है, इसको भी कॉन्सेंट्रेटेड ले लीजिए। तो जब आपस में आप इन्हें इस रेशियो में मिलाते हैं कि इसके आप 3 पार्ट्स बाय स्टोइचियोमेट्री लें और इसका 1 पार्ट, तो आपके पास जो एसिड बनता है नया, उसको हम क्या कहते हैं, एक्वा रीजिया कहते हैं। एंड इट इज अ वेरी स्ट्रॉन्ग एसिड। क्या होता है, बहुत स्ट्रॉन्ग एसिड है। मेरे ख्याल से पहली बार हम एक्वा रीजिया के बारे में पढ़ते हैं कहाँ, क्लास 8th में। मेरे को बहुत अच्छे से ध्यान है कि क्लास 8th में हम लोग पहली बार पढ़ते हैं एक्वा रीजिया के बारे में। ये इंपॉर्टेंट है कि यहाँ 3 पार्ट्स ऑफ HCl होंगे और 1 पार्ट ऑफ कॉन्सेंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड होगा। ठीक है, तो अलग अलग तरीके से क्वेश्चन पूछ सकते हैं। स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड एक्वा रीजिया, दूसरा क्या पूछ सकते हैं कि कॉम्पोजिशन क्या रहता है, तो आपको पता होना चाहिए 3:1 पार्ट्स में रहता है, राइट। अब फिर यार ये इतना स्ट्रॉन्ग है, कल ही हमने नाइट्रिक एसिड के बारे में पढ़ा, सल्फ्यूरिक एसिड के बारे में भी हमने डिस्कस किया। neither of them reacts with noble metals. noble metal जैसे गोल्ड है, प्लैटिनम है, वो किसी को ऑक्सीडाइज नहीं कर पाते हैं। नाइट्रिक एसिड नहीं कर पाता है ऑक्सीडाइज ऐसा नोबल मेटल्स को। लेकिन ये जो एक्वा रीजिया यहाँ पर फॉर्म हुआ है, इसमें आपका जो वो नोबल मेटल्स है जैसे कि गोल्ड और प्लैटिनम, वो भी ऑक्सीडाइज हो जाते हैं। क्या होता है देखो, मान ले यार तुम्हारे पास गोल्ड है ना, अभी उसमें आपने ये डाल दिया, एक्वा रीजिया डाला है, तो एक्वा रीजिया डालने से उसमें क्या क्या जाएगा, एक तो Cl नेगेटिव आयन जाएगा HCl से, फिर यहाँ से नाइट्रेट आयन यानी कि NO3 नेगेटिव जाएगा नाइट्रिक एसिड से, प्लस प्रोटॉन यानी कि H पॉजिटिव जाएगा। दोनों ही एसिड्स हैं तो प्रोटॉन तो डेफिनेटली दे ही रहे हैं। अभी यहाँ पर आपके पास क्या होता है, AuCl4, ये कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन होगा, AuCl4 2 नेगेटिव। तो यहाँ पर आपका ये जो गोल्ड है ये क्या हो चुका होता है, ऑक्सीडाइज हो चुका होता है। ठीक है, तो इस कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन होता है टेट्राओरेट कॉम्प्लेक्स ऐसा बोलते हैं इसको, जिसका आप नेमिंग या नॉमेनक्लेचर हम लोग कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स में भी सीख लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर इसका फॉर्मेशन होगा, साथ ही साथ एज बाय प्रोडक्ट आप देखोगे कि NO और H2O का फॉर्मेशन हो रहा होता है। और यार यहाँ पर फिर ऐसे ही तुम लोग प्लैटिनम के साथ रिएक्शन करा दो तो उसका हेक्साक्लोरो कॉम्प्लेक्स फॉर्म हो जाता है। सेम प्लैटिनम के साथ Cl नेगेटिव, नाइट्रेट आयन NO3 नेगेटिव प्लस H पॉजिटिव, तो यहाँ पर PtCl6 2 नेगेटिव। ठीक है,
और बस इसी तरीके से आपके पास साइड प्रोडक्ट्स बन जाएंगे और उसका फॉर्मेशन हो गया। मतलब ऑल इन ऑल ये रिएक्शंस आपसे क्या कहना चाहते हैं कि यहां पर आपके पास क्या होता है, जो गोल्ड है उसका ऑक्सीडेशन हो गया है ना, गोल्ड जीरो ऑक्सीडेशन स्टेट में था, नॉर्मल अपना नेचर में जैसे एग्जिस्ट करता है एलिमेंटल स्टेट में वैसे है, प्लैटिनम भी, और दोनों ऑक्सीडाइज हो गए। देखो यहाँ पर गोल्ड आपका +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में चला गया और प्लैटिनम आपका +4 ऑक्सीडेशन स्टेट में चला गया, राइट। तो दोनों का यहाँ पर क्या हो चुका है, ऑक्सीडेशन हो चुका है, जो कि एक इंपॉर्टेंट बात है। बताइए इतनी बात आप लोग सब समझते हो यार, है ना। फिर एक और बात आती है कि जो हमारा HCl होता है, इनफैक्ट ये हम लोग एक्सपेरिमेंट भी करते हैं कि क्या होता है, अमोनिया है लेट्स से आपके पास, मैंने ऐसा एक वेसल में या फिर आप ऐसा टेस्ट ट्यूब में अमोनिया ले लीजिए, ठीक है, और फिर बाहर से ड्रॉपर से तुम HCl ला रहे हो बाहर से, और फिर उसको ड्रॉपर को ना वो उसके अंदर ले जाना टेस्ट ट्यूब के अंदर, तो आप देखोगे ऐसा वाइट डेंस फ्यूम्स बन जाते हैं वहां पर वॉल्स ऑफ द टेस्ट ट्यूब पर, ऐसा वाइट डेंस फ्यूम्स आपको दिखने लगेगा जो बाहर भी आने लगता है। तो वो वाइट डेंस फ्यूम का जो फॉर्मेशन होता है वो किस तरीके से हो रहा होता है, या फिर वाइट डेंस फ्यूम जो आपके पास बनते हैं वो क्यों बनते हैं उसको समझिए। देखो यहाँ पर क्या होता है, अमोनिया जो है वो HCl के साथ रिएक्ट करेगा और NH4Cl यानी कि अमोनियम क्लोराइड का फॉर्मेशन हो जाता है, और यही जो आपका अमोनियम क्लोराइड है, राइट, ये जो आपका अमोनियम क्लोराइड है इसी की वजह से वो व्हाइट डेंस फ्यूम्स का फॉर्मेशन आपके पास होता है। सो दिस अमोनियम क्लोराइड इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द फॉर्मेशन ऑफ व्हाइट डेंस फ्यूम्स। यार जो मैंने कहा वो तुम लोगों ने सबने समझा, मतलब फील करो, फील इट दैट यू हैव अ टेस्ट ट्यूब आपके हाथ में, ऐसे आपके पास एक टेस्ट ट्यूब है और ये टेस्ट ट्यूब के अंदर हमने क्या डाला है यार, इसके अंदर आपका अमोनिया है ना, लिक्विड अमोनिया डाला हुआ है। फिर बाहर से आप ऐसा एक ड्रॉपर लेकर आ रहे हो, बाहर से एक ड्रॉपर से हम लोग इसके अंदर क्या डाल रहे हैं, मतलब डाला नहीं है अभी तक, ड्रॉपर है ये इतना अच्छा सा, और इसके अंदर HCl है, ठीक है। तो क्या होगा कि यहाँ पर ऐसा वाइट डेंस फ्यूम्स आपको बाहर निकलते हुए दिखाई देंगे, क्योंकि यहाँ पर ये कंपाउंड का फॉर्मेशन हो रहा होगा विच इज अमोनियम क्लोराइड। कूल कूल, चलो यार आगे बढ़ते हैं। फिर इसके बाद यहीं पर हेलोजेंस आपका पूरा फिनिश हो जाता है। बस एक छोटी सी बात हमें यहाँ पर और करनी है, एंड दोज आर दी ऑक्सो एसिड्स ऑफ हेलोजेंस, ठीक है। ऑक्सो एसिड्स में इंपॉर्टेंट है इनका स्ट्रक्चर, और स्पेशली क्लोरीन की जो ऑक्सो एसिड्स है हमारे लिए वो इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहले इसमें हमारे पास टाइप 1 आता है हाइपोहेलस एसिड। तो यहाँ पर लिखना, सबसे पहले हमारे पास कौन से एसिड्स आते हैं, हाइपोहेलस एसिड्स। हाइपोहेलस एसिड्स का मतलब होता है HOCl टाइप के, या ऐसे लिख लो HOX टाइप के जो होते हैं, जैसे यार HOCl हो गया, जैसे HOBr है, जैसे HOI है, दीज आर ऑल हाइपोहेलस एसिड। क्या बोलते हैं इनको, इनका नाम आपको पता होना चाहिए, ठीक है, तभी आप कर पाओगे। और फिर इसका स्ट्रक्चर कैसा होता है, देखो बड़ा ही आसान है तो है नहीं इसमें ज्यादा कुछ, क्या हो सकता है, ऐसे होता है इनका स्ट्रक्चर। ये HOCl इंपॉर्टेंट है, मैंने कहा आपको जितने भी ऑक्सो एसिड्स हैं क्लोरीन के, दे आर इंपॉर्टेंट हियर, ठीक है। तो आप लोग का कैसा होता है, HOCl, ऐसा सीन रहता है। फिर उसके बाद हाइपोहेलस एसिड्स के बाद हमारे पास कौन आते हैं, हेलस एसिड्स आते हैं। नेक्स्ट कौन आएंगे आपके पास, यार ये करना। फिर इसके बाद वी हैव हेलस एसिड। बताओ हेलस एसिड का फॉर्मूला क्या होता है, उसमें एक और ऑक्सीजन ऐड कर दो, यही जो आपका हाइपोहेलस एसिड आया ना, इसी के अंदर एक और ऑक्सीजन आप लोग ऐड कर देंगे एंड वील हैव आपका हेलस एसिड। इसका मतलब यहां पर इससे नेक्स्ट अगर आप चलते हो तो आपके पास क्या आएगा, HClO2, राइट। तो यहां पर एक और ऑक्सीजन इसमें ऐड करो तो HClO2 बन गया, हेलस एसिड है। फिर एक और ऑक्सीजन इसके अंदर ऐड कर दो, हैलिक एसिड बन जाएगा, जो आपका क्या होता है, HClO3। और फिर यार नेक्स्ट हमारे पास होता है पर हैलिक एसिड, उसमें एक और ऑक्सीजन ऐड करिए इसी के अंदर, क्या बनेगा, HClO4, और इसको हम क्या बोलते हैं, पर हैलिक एसिड बोलते हैं, ठीक है। अभी देखो मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछती हूँ, लेट मी आस्क दिस वन क्वेश्चन फ्रॉम यू ऑल, और मेरे को देखना है कि ये वाले क्वेश्चन का कितने लोग सही आंसर बता पाते हैं। मतलब कि इफ यू विल गिव द राइट आंसर टू दिस क्वेश्चन, मतलब हाँ थोड़ी तो ऐसे तुम पढ़ाई तो करते हो, है ना। तो देखते हैं हु ऑल विल बी एबल टू आंसर करेक्ट हियर। तो आपके पास यहां पर मैं कुछ एसिड्स लिख रही हूं, देखो यार तुम लोग के पास ऐसे कुछ एसिड्स हैं, HOCl, HClO2, HClO3 और HClO4, ठीक है। सो वी हैव दीज एसिड्स हियर
और आपने मेरे को ये बताना है कि यहाँ पर ज्यादा स्ट्रॉन्ग एसिड कौन है, जल्दी से बताओ। तो यहाँ पर जितने स्टूडेंट्स ने कहा है कि मैम ये आपका ऑर्डर रहेगा, वो बिल्कुल ठीक है, आपका यही ऑर्डर रहता है एसिडिक स्ट्रेंथ का। रीजन क्या है, What will be the reason for the acidic strength of these acids? वैसा इसलिए हुआ है क्योंकि यहाँ पर आपके पास क्या है, जब आप यहाँ एंड तक पहुंच रहे हो तो क्या हो रहा है, आपका पॉजिटिव ऑक्सीडेशन स्टेट भी तो बढ़ रहा है। देखो यहाँ पर इस वाले केस में आपका इसके ऊपर क्लोरीन जो आपका है इट विल हैव +1 ऑक्सीडेशन स्टेट, ये वाले केस में +3 हो जाएगा, इस वाले केस में +5, और यहाँ पर कितना होता है यार +7, है ना। हाँ, तो क्योंकि जैसे जैसे आपका पॉजिटिव ऑक्सीडेशन स्टेट बढ़ रहा है वैसे आपका एसिडिक स्ट्रेंथ बढ़ता है, लेकिन ऑक्सीडेशन स्टेट वाली बात यूजुअली हम यूज करते हैं ऑक्साइड्स का एसिडिक नेचर जस्टिफाई करने के लिए, ठीक है। मतलब यार अगर उन्होंने ऑक्साइड दिया होता और फिर तुम कहो कि देखो मैम इसका ऑक्सीडेशन स्टेट ज्यादा है तो ये ज्यादा एसिडिक नेचर होगा, आपकी बात ठीक है। लेकिन अगर आपको ऐसा एसिड दिया हुआ है ना, तो फिर उस वाले केस में हम कॉन्जुगेट बेस की स्टेबिलिटी के बेसिस पर आंसर देते हैं। तो ये ठीक है ऑक्सीडेशन स्टेट, लेकिन हर जगह ये वैलिड नहीं है। बहुत जगह आप देखेंगे कि आपके पास ऑर्डर अलग आता है, ऑक्सीडेशन स्टेट वाला नहीं आता है। तो यहाँ पर आपको रियल रीजन पता होना चाहिए कि यार देखो क्या होता है कि आपकी जो एसिड की स्टेबिलिटी है दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू दी स्टेबिलिटी ऑफ कॉन्जुगेट बेस। मतलब समझते हैं आप, कॉन्जुगेट बेस जितना ज्यादा स्टेबल होगा, तो इसमें एक में तो OCl नेगेटिव हो गया, मतलब ClO नेगेटिव, फिर एक जगह ClO2 नेगेटिव, फिर एक जगह ClO3 नेगेटिव, फिर एक जगह ClO4 नेगेटिव। कहने का मतलब ये हुआ Cl डबल बॉन्ड O डबल बॉन्ड O डबल बॉन्ड O नेगेटिव, ऐसा वाला आयन इज डेफिनेटली मोर स्टेबल। वैसा क्यों? क्योंकि यहाँ पर आप लोगों के पास कॉन्जुगेशन होगा। आप सोचिए यहाँ पर आपके पास क्या पॉसिबल है, ऐसा O नेगेटिव, ये देखो ये 4 जगह ऐसा रेजोनेंस में पार्टिसिपेट कर सकता है, तो इसमें मैक्सिमम डीलोकलाइजेशन होगा, मैक्सिमम रेजोनेंस होगा, व्हिच मेक्स इट मोर स्टेबल कॉन्जुगेट बेस। और कॉन्जुगेट बेस जितना स्टेबल बनता है आपका एसिड उतना ही ज्यादा स्टेबल होता है। ये सब तुम पढ़ते हो कि नहीं पढ़ते हो, जीओसी में भी हम पढ़ते हैं ये कि यार जिसका कॉन्जुगेट बेस ज्यादा स्टेबल होगा वो क्या होता है, स्ट्रॉन्गर एसिड। एंड विद दिस वी आर डन विद ग्रुप 17, ठीक है। तो यार हमारा ग्रुप 17 हुआ फिनिश। आहा वाओ, फीलिंग सो गुड। तुम लोग को कैसा लग रहा है? देखो इसमें जो आपके बाकी के एसिड्स हैं उनका स्ट्रक्चर देखकर जाना है। मैं आपके साथ जो पीडीएफ शेयर करूंगी उसके अंदर स्ट्रक्चर्स हैं, और स्ट्रक्चर्स मैं अभी इसलिए नहीं बता रही हूँ आपको क्योंकि वो हम केमिकल बॉन्डिंग में कवर करते हैं, साथ ही साथ आज के स्पेशल क्लास में भी करेंगे। और सुनो 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 सुनो, ग्रुप 17 फिनिश हुआ है, लेकिन अभी आपका ग्रुप 18 रहता है, तो फटाफट से मैं उसको यहाँ पर फिनिश कर देती हूँ, बहुत जल्दी हो जाएगा, लाइक ऑलमोस्ट 15 मिनट में मैं इसको फिनिश कर देती हूँ। कि यार ग्रुप 18 में आपके पास नोबल गैसेज आती हैं, हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टन, जेनॉन, रेडॉन, ये सब आपकी नोबल गैसेस हैं। नोबल क्यों कहते हैं? क्योंकि जब हम इनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखते हैं उनके पास फुल्ली फिल्ड स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन आता है, ऐसा NH2NP6 टाइप का, दे हैव दिस स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन। तो स्टेबल फुल्ली फिल्ड अपने पीरियड में सबसे लास्ट वाले तो क्या कहलाते हैं? नोबल गैस कहलाते हैं। दे आर ऑल मोनोटॉमिक। कभी आप नहीं देखेंगे कि हीलियम आपका He2 फॉर्म में एग्जिस्ट कर रहा है, या ऐसे कभी लिखते हो? ऐसा हमने कभी नहीं देखा है। अभी ऑलवेज राइट इट डाउन लाइक दिस कि हीलियम है, आर्गन है ना, रिएक्शन हो या कहीं भी ऐसा उसको मोनोटॉमिक फॉर्म में लिखते हैं, तो वो हमेशा मोनोटॉमिक फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं। फिर इसके बाद एटॉमिक रेडिया क्या होना चाहिए? डाउन द ग्रुप एटॉमिक रेडिया शुड इंक्रीज, क्योंकि नंबर ऑफ शेल्स आपके इंक्रीज हो रहे हैं, बिल्कुल वैसा ही होता है। डाउन द ग्रुप एटॉमिक रेडिया बढ़ता है क्योंकि आपके एटॉमिक शेल्स बढ़ रहे हैं। डाउन द ग्रुप आयनाइजेशन एंथैल्पी के साथ क्या होना चाहिए? इट शुड डिक्रीज। मतलब एक जनरल ट्रेंड जो फॉलो होना चाहिए वही यहाँ पर हो रहा होता है। आयनाइजेशन एंथैल्पी डाउन द ग्रुप डिक्रीज होती है। क्यों? क्योंकि इनको यार आयनाइजेशन एंथैल्पी का मतलब क्या है? इनमें से एक इलेक्ट्रॉन बाहर निकाल दो, क्या वो देना चाहेंगे? बेचारा इतना खुश है अपनी लाइफ में, NH2NP6 टाइप का कॉन्फ़िगरेशन है उसका, बिल्कुल स्टेबल, उसको कुछ नहीं चाहिए, तो वो क्यों देगा? नहीं देगा। पहली बात तो एक बात तो आपको ये समझनी है कि जो आपके नोबल मेटल्स होते हैं, नोबल गैसेज होते हैं, नॉट मेटल्स, नोबल गैसेज जो आपके पास ये हैं उनका आयनाइजेशन एंथैल्पी वेरी हाई होगा, बहुत ज्यादा आयनाइजेशन एंथैल्पी होता है, तो हाईली पॉजिटिव रहेगा इनका, हाईली पॉजिटिव आयनाइजेशन एंथैल्पी। रीजन बिल्कुल पसंद नहीं है उनको, ठीक है, उनको बिल्कुल ही नहीं चाहिए कि कोई उनमें से इलेक्ट्रॉन
बाहर निकाले, बिकॉज दे हैव अ स्टेबल कॉन्फिगरेशन। एंड ऑब्वियसली सिंस एज वी मूव डाउन द ग्रुप आपका साइज बढ़ता है, तो क्योंकि आप जैसे जैसे डाउन द ग्रुप जाओगे आपका साइज इंक्रीज होगा, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज डिक्रीज होगा, तो आपका जो आयनाइजेशन एंथैल्पी है दैट विल डिक्रीज। फिर नेक्स्ट हमारे पास आता है द इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी मतलब इलेक्ट्रॉन को लिया है तो फिर एनर्जी का क्या सीन है। तो यार तुम मेरे को एक बात बताओ, क्या ये इलेक्ट्रॉन्स लेना चाहेंगे? नहीं। क्यों? क्योंकि उनका पॉजिटिव कॉन्फिगरेशन है NH2 NP6 टाइप का, तो ना तो इसको इलेक्ट्रॉन लूज करना पसंद आएगा, ना इसको इलेक्ट्रॉन गेन करना पसंद आएगा। उसको कुछ नहीं करना है, ना इलेक्ट्रॉन लूज करना है ना ही इलेक्ट्रॉन गेन करना है। एंड दैट इज हाउ यहां पर आप लोगों के पास इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी भी लार्ज पॉजिटिव वैल्यू आती है। मतलब लार्ज पॉजिटिव का मतलब क्या होता है कि अगर आपने इसमें से इलेक्ट्रॉन, मतलब वो करना तो बेचारा चाहता नहीं है, पर फिर भी अगर तुमने इसमें इलेक्ट्रॉन ऐड कराना है तो आपको बहुत ज्यादा एंथैल्पी, बहुत ज्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी, तब उसमें इलेक्ट्रॉन का एडिशन हो पाएगा। उसके लिए हमारे पास ट्रेंड ऐसा आता है, डाउन द ग्रुप ऑब्वियसली इट शुड डिक्रीज, और डिक्रीज ही होता है। लेकिन यहाँ देखो थोड़ा अजीब सा बिहेवियर आपको नजर आएगा। मतलब जैसे आप हीलियम टू नियॉन जा रहे हो, डाउन द ग्रुप वैसे तो डिक्रीज होना चाहिए। क्यों डिक्रीज होना चाहिए? क्योंकि यार इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज कम हो रहा है, और साथ ही साथ आपका साथ ही साथ क्या हो रहा है, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज के साथ साइज भी आपका डिक्रीज हो रहा है एज यू मूव डाउन द ग्रुप। लेकिन यहाँ साइज इंक्रीज हो रहा है एज यू मूव डाउन द ग्रुप, लेकिन हीलियम टू नियॉन डिक्रीज की जगह बढ़ गया है। उसके लिए यहाँ पर रीजन देखो क्या होता है। हीलियम कैसा है? हीलियम का एटॉमिक नंबर होता है 2, है ना, हीलियम का एटॉमिक नंबर है 2, और नियॉन जो आपका है, नियॉन का एटॉमिक नंबर है 10, राइट। तो यार यहाँ पर जैसे आप हीलियम टू नियॉन गए हैं तो क्या हुआ है, साथ के साथ आपके नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स भी तो बढ़ गए, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बढ़े, और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के साथ साथ आपके नंबर ऑफ प्रोटॉन्स भी बहुत ज्यादा हो गए। तो कहाँ इसमें कितना है, 2 प्रोटॉन 2 इलेक्ट्रॉन का सीन है, और यहाँ पर आपके पास 10 प्रोटॉन 10 इलेक्ट्रॉन्स वाला सीन है। तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन के ऊपर प्रोटॉन्स बहुत ज्यादा है, ठीक है। मतलब कि शेल तो एक ही है, शेल तो नया ऐड नहीं हुआ है, लेकिन यहां पर आप लोग के पास क्या हो गया, इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर जो अब न्यूक्लियर चार्ज है वो भी बहुत ज्यादा है, 10 प्रोटॉन्स का चार्ज है, जिसकी वजह से यहां पर आपका इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज वो रेशियो की वजह से डोमिनेट कर जाएगा, और इसीलिए नियॉन के केस में आपको थोड़ा सा ज्यादा इंक्रीज देखने के लिए मिलता है। फिर नोबल गैसेस बहुत अच्छी है, पता अच्छी क्यों है? क्योंकि इसमें रिएक्शंस ही नहीं है, बहुत कम रिएक्शंस हैं, क्योंकि उनका नोबल गैस लाइक कॉन्फ़िगरेशन है, वो रिएक्ट ही नहीं करते बेचारे। अब रिएक्ट ही नहीं करेंगे तो फिर कंपाउंड्स ही नहीं बनाएंगे, कंपाउंड्स नहीं बनाएंगे तो आपको भी पढ़ना नहीं पड़ेगा। तो ये तुम्हारे लिए बहुत अच्छे हैं, क्योंकि नोबल गैसेस ज्यादा रिएक्ट करते नहीं है, थोड़ा बहुत कंपाउंड्स का फॉर्मेशन करते हैं, और कंपाउंड का फॉर्मेशन यूजुअली करता है ज़ेनॉन। ज़ेनॉन के कंपाउंड्स के बारे में हम पढ़ेंगे। बाकी क्रिप्टन एक कंपाउंड बनाता है KrF2 एंड दैट्स इट। बाकी इसमें कोई कुछ कंपाउंड का सीन ही नहीं है, तो यहाँ ज्यादा हमने कुछ पढ़ना नहीं, ठीक है। देखो अभी ऐसा क्यों है कि बाकी के नोबल गैसेस रिएक्ट नहीं करते हैं पर ज़ेनॉन जो है वो कंपाउंड का फॉर्मेशन करता है? उसका रीजन होता है ज़ेनॉन की फर्स्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी। ऐसा देखा यार, ये एक साइंटिस्ट थे नील बार्टलेट, ठीक है, क्या नाम है, नील बार्टलेट। दिस इज इंपॉर्टेंट क्योंकि काफी बार ऐसा पेपर में, इनफैक्ट जिपमर के पेपर में डायरेक्टली पूछा है कि नील बार्टलेट ने क्या बोला था, और ऑप्शंस देते हैं ऐसे, या फिर कौन किसने बोला था, या नील बार्टलेट का एक्सपेरिमेंट, तो ये वाला एक्सपेरिमेंट, ठीक है। व्हाट इज द नेम, लिखा है इधर बार्टलेट, ठीक है। अभी देखो उन्होंने क्या क्या ऑब्जर्व किया कि जो हमारा ऑक्सीजन होता है, ऑक्सीजन में से जब हम एक इलेक्ट्रॉन रिमूव कराते हैं तो ये ऐसा O2 पॉजिटिव में कन्वर्ट होता है। अभी आपने एक इलेक्ट्रॉन बाहर निकाला है, रिमूव कराया है, दैट मींस यहाँ कौन सी एनर्जी आपकी यूज हुई है, आयनाइजेशन एंथैल्पी। तो उन्होंने कहा कि यार यहाँ पर आयनाइजेशन एंथैल्पी कितनी लग रही है, 1170, ठीक है, ऐसा किलो जूल पर मोल टाइप का इधर लिखा होगा, हाँ ये रहा, देखो इतनी आपकी 1175 के आसपास इतनी आपकी एंथैल्पी लगती है। फिर उसके बाद उन्होंने यहाँ पर देखा कि यार ज़ेनॉन जो होता है ना, ज़ेनॉन में से भी इलेक्ट्रॉन जब निकालते हैं तो एग्जैक्टली काफी हद तक सिमिलर ही उनको आया कि 1175 इतना किलो जूल एनर्जी लग रहा है। तो यार उन्होंने सोचा कि जब ऑक्सीजन से एक इलेक्ट्रॉन बाहर निकालने के लिए इतना एनर्जी चाहिए और इतना हम दे देते हैं, तो फिर ज़ेनॉन से इलेक्ट्रॉन बाहर निकालने के लिए अगर इतना एनर्जी चाहिए तो ये भी बन सकता है। इसका मतलब यहाँ पर
O2 पॉजिटिव जैसे बन सकता है, Xe पॉजिटिव का भी फॉर्मेशन पॉसिबल है। तो जो कंपाउंड O2 फॉर्म कर सकता है वो आपका यहाँ पर Xe भी फॉर्म कर जाएगा, एंड दैट इज हाउ वी हैव दिस रिएक्शन। उन्होंने कहा कि यार देखो ये वाला जो आपका कॉम्प्लेक्स होता है इसमें क्या है, O2PtF6 यानी कि प्लैटिनम का हेक्साफ्लोरो कॉम्प्लेक्स है, तो इसमें ऐसा O2 पॉजिटिव के फॉर्म में एग्जिस्ट कर रहा है। तो उन्होंने कहा कि यार यहाँ पर फिर हम ज़ेनॉन को डाल सकते हैं, जब दोनों का फर्स्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी सेम ही है। तो उन्होंने इस तरीके से यहाँ पर सेम कंपाउंड का ज़ेनॉन के साथ एनालॉजी लगाया कि यहाँ पर क्योंकि दे हैव दी सेम आयनाइजेशन एंथैल्पी, सो दिस इज वन पॉसिबिलिटी हियर। फिर उसके बाद ज़ेनॉन का फ्लोरीन के साथ कैसा रिएक्शन होता है ये बेहद इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहले यार इस वाले केस में देखो आप लोग, यहाँ क्या होता है XeF2, ये क्या हो गया, हाँ ये एरो ऐसे आएगा, मतलब कि ज़ेनॉन और फ्लोरीन डिपेंडिंग अपॉन आपने क्या स्टोशियोमेट्री लिया है। अगर ज़ेनॉन और फ्लोरीन आपका 1:1 के रेशियो में प्रेजेंट है, ये भी 1 और ये भी 1, तो वहां पर आपके पास XeF2 का फॉर्मेशन होता है। अगर 1:5 के रेशियो में XeF4 बनेगा और 1:20 में XeF6 बनता है। अरे यार बहुत आसान है, ज़ेनॉन के साथ कुल मिलाकर बनता ही है। पहली बात तो ये 3 आपके पास फ्लोराइड कॉम्प्लेक्सेस बनते हैं, ठीक है। These are the 3 fluoride complexes that we have, और उसमें भी यहाँ पर ये जो आपका क्या बोलते हैं ज़ेनॉन है सिर्फ इवन वाले कंपाउंड्स बनाता है, मतलब 2, 4, 6, तो ये आप ध्यान रखिए। अब उसके बाद यार देखो इसमें फ्लोरीन सबसे कम है, तो जहां सबसे कम स्टोशियोमेट्री में फ्लोरीन प्रेजेंट हो वहां XeF2 बना देना। फिर दूसरे वाले में XeF4, मतलब फ्लोरीन थोड़ा ज्यादा है तो यहाँ पर स्टोशियोमेट्री थोड़ी ज्यादा है, तो इसमें आपने इंटरमीडिएट केस ले लेना है। पर यहाँ पर आपका बहुत ज्यादा फ्लोरीन है, मैक्सिमम है, तो जहां पर 1:20 यानी स्टोशियोमेट्री में फ्लोरीन बहुत ज्यादा है तो XeF6 बनाकर आ जाना। यहाँ पर टेम्परेचर की भी कंडीशंस होती हैं कि यहाँ हम टेम्परेचर लेते हैं 673 केल्विन, फिर यार इस वाले केस में होता है अराउंड 573 केल्विन, और यहाँ पर आप लोग के पास होता है समवेयर अराउंड ऐसा ही टेम्परेचर रहता है, इसका भी अराउंड 400 समथिंग, ठीक है। रुक जाओ एक बारी, तो इतना ही टेम्परेचर यहाँ पर भी रहेगा, तो वो आप लोग देख लेना टेम्परेचर के बेसिस पर। फिर इसके बाद नेक्स्ट हमारे पास ये वाली स्लाइड बहुत इंपॉर्टेंट है, ज्यादा कर अगर नोबल गैसेस से क्वेश्चन आता है तो यहीं से आता है आपका हाइड्रोलिसिस से, ठीक है। और बस इसके बाद हमारा आज का पूरा क्लास फिनिश हो जाएगा, एंड इसी के साथ हम लोगों ने आपका पूरा ये फिनिश कर लिया है, मतलब कि आपका यहाँ पर ग्रुप 17 और ग्रुप 18 फिनिश हो जाता है। तो देखो यार यहाँ पर क्या होता है, आपके अलग अलग जब इस तरीके से वाटर के साथ रिएक्ट करते हैं, देखो बहुत सिंपल बात है, जब आपका कोई भी आप किसी को भी वाटर के साथ रिएक्ट करा रहे हो, यहाँ पर ऑलरेडी लिखा है तो इसी में देखते हैं। सबसे पहले आपको क्या करना है, HF का कॉम्बिनेशन बनाना है। HF दिखा है आप लोग को यहाँ पर, HF का कॉम्बिनेशन बना दो। तो जब आपने XeF2 लिया और H2O लिया तो यहाँ 2 फ्लोरीन है और 2 हाइड्रोजन है, तो 2 HF मॉलिक्यूल बाहर निकल सकते हैं। क्या बचेगा, Xe बचेगा खाली और O2 इधर बच जाएगा। तो यार यहाँ पर मेरे पास ऑक्सीजन गैस इवॉल्व हो गया, HF बना है और Xe बना है। तो पहला काम हमने क्या करना है, जितना HF का कॉम्बिनेशन पॉसिबल है उतने HF बना देने। तो उसके बाद ये हो गया यार, है ना। फिर इसके बाद ये वाला केस पर आ जाओ, सबसे जो आपका ये सबसे कम फ्लोरीन्स वाला है XeF2, पहले उसको देखो फिर XeF6 को देखो। अभी इसमें क्या हो रहा है, आपके पास कितने हैं, आपके पास HF के कॉम्बिनेशन बन सकते हैं। यहाँ पर ये 6 है और यार यहाँ पर ये 3 × 2 मतलब 6 हाइड्रोजन है, 6 HF आपके पास बन जाएंगे। तो यहाँ पर आप लोग 6 HF बना दो, बना दिए तुम लोग ने। फिर इसके बाद यार यहाँ पर Xe बचा और ये 3 ऑक्सीजन बच गए। आपके पास क्या क्या है, Xe है और 3 ऑक्सीजन है, तो हमारे पास क्या बचेगा, XeO3। तो यहाँ पर आपके पास XeO3 आ जाता है। अब ये जो बीच वाला केस हमारे पास बचता है, इसमें क्या होगा, इसमें दोनों बन जाएंगे। जो बीच XeF4 वाला बचता है ना, इसके अंदर यार दोनों ही हो जाते हैं, Xe भी बन जाएगा, XeO3 भी बन जाएगा, और HF और O2 तो हर केस में बनता ही है। HF तो सब में बन रहा है, सबसे पहले HF ही बनाना है। ऑक्सीजन गैस आपकी डेफिनेटली इवॉल्व होगी। तो पहले वाले केस में क्या होता है, HF तो सब में बनेगा, ऑक्सीजन गैस सब में इवॉल्व होगी। पहले में ज़ेनॉन बन जाता है, लास्ट वाले में क्योंकि ऑक्सीजन बच जाएगा, 3 मॉलिक्यूल्स बचेंगे ऑक्सीजन के, 3 मॉलिक्यूल नहीं एटम्स, तो XeO3 बनेगा और उसमें Xe बन रहा है, और यार बीच वाले में सब कुछ बन जाता है, दैट्स इट, ठीक है। फिर इसके बाद नेक्स्ट हमारे पास आता है इसका प्रिपरेशन। तो ये जो O2F2 है, दिस इज अ गुड फ्लोरिनेटिंग एजेंट, मतलब देखो ये किसी में भी क्या करेगा, फ्लोरीन ऐड करा देगा। तो ये दिस इज अ गुड फ्लोरिनेटिंग एजेंट।
और यार ये XG F6 है, XG F6 का फॉर्मेशन हो जाता है यहाँ पर।